Hello dear students, our today's topic is overheads and its absorption. Do you know about overheads? क्या मीनिंग है ओवरहेड का? ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन। जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो तो अदरवाइज देन मटेरियल एंड लेबर ऑल कॉस्ट इनकर्ड आर कंसिडर्ड एज ओवरहेड। आप कोई भी सपोज आप एक डाइस बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, लेबर आपको इनकर्ड करनी पड़ेगी, लेबर को हो या वेजेस, देन आफ्टर जितनी भी अदर कॉस्ट लगेगी दैट इज ओवरहेड। सपोज एक टेबल बनाने पे मटेरियल ये, लेबर ये और 200 ये कॉस्ट लग रही है, तो टोटल कॉस्ट हमारी 1000 आ रही है, तो ये क्या है? ओवरहेड। ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये जो कॉस्ट है इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉस्ट। आपने पढ़ा होगा यूनिट आउटपुट के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट या इसे क्या नाम देते थे? प्राइम कॉस्ट। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन होती है और ये एब्सोल्युटली क्या है? ये कॉस्ट एब्सोल्युटली वेरिएबल होती है। डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन यानी आउटपुट से सीधा रिलेटेड है। आप माल कम बनाएंगे, कम, ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा, इट इज डायरेक्ट कॉस्ट। अदरवाइज देन रॉ मटेरियल एंड लेबर ऑल अदर कॉस्ट बीइंग इनकर्ड आर कॉल्ड ओवरहेड। ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं इसको आगे फर्दर डिवाइड करूं तो ओवरहेड को हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आपने यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग में भी पढ़ा है, दैट इज फैक्ट्री और वर्क कह दो या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये अपनी कॉस्ट है। ये सारी कॉस्ट हमें ओवरहेड में इनकर करनी है। तो इसके अंदर तो अगर मैं एग्जांपल लूं फैक्ट्री के इनडायरेक्ट, जो जैसे कि आप टेबल या डाइस या कोई ये राइटिंग बोर्ड या कुछ भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप उस केस में आपका मटेरियल क्या चाहिए? प्लाईवुड, बोर्ड वगैरह, सनमाइका चाहिए, बोर्ड चाहिए, नेल्स चाहिए, फेविकॉल चाहिए, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट। और ये लेबर भी क्या है? डायरेक्ट लेबर। जो कारपेंटर कटिंग कर रहा है बोर्ड की, सनमाइका पेस्ट कर रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो वो है जो इस पे डायरेक्टली इनकर हुआ है। बोर्ड बना रहे हैं तो जो कारपेंटर बोर्ड बना रहा है कटिंग करके, उसकी लेबर डायरेक्ट लेबर है। और ऐसी जो सामान बोर्ड बनाने पे यूज हो रहा है, टेबल बनाने पे प्लाईवुड यूज हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। अदरवाइज देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर एवरीथिंग इज कॉल्ड ओवरहेड। ओवरहेड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। क्या? फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह दो, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कह दो, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इसका अगर एग्जांपल लूं, फैक्ट्री का रेंट हो गया, बिल्डिंग किराए की है, अपनी है तो डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर हो गई किसकी? बिल्डिंग की भी और प्लांट एंड मशीनरी ऑफ फैक्ट्री की भी रिपेयर हो गई। इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री अपनी है तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्लस मशीन्स का इंश्योरेंस। ऑयल, वाटर यूज्ड इन फैक्ट्री। अब देखो मशीनों में अगर ऑयल डलता है वो खर्चा, बिजली से चलती हैं तो पावर का एक्सपेंस हो गया, या अपन ने सुपरवाइजर रखा हुआ है, ऐसा है। जो कारपेंटर तो बोर्ड बना रहे हैं उनकी वेजेस डायरेक्ट वेजेस है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। वो तो टेबल कम ज्यादा बनाने से कम ज्यादा होगा। लेकिन एक सुपरवाइजर होता है, वो सामान नहीं बनाता, वो तो सामान बनाने वाले वर्कर की क्या है? एक तरह से वॉच करता है, सुपरवाइज करता है कि सब कुछ रेगुलर चल रहा
रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो उसकी वेजेस क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस है, ये इनडायरेक्ट वेजेस है। इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल भी कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फर्नीचर बनाते हो जिसमें टेबल, डाइस, बोर्ड वगैरह, तो उसमें जो सामान लग रहा है, प्लाईवुड वगैरह या नेल्स वगैरह, सनमाइका, फेविकॉल, वो तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया। लेकिन फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, एक तो ये हो गया ऑयल वगैरह, अभी बता रहा था मैं, ऑयल यूज हो रहा है, कंज्यूमेबल आइटम, कोयला, ऑयल, पानी यूज हो रहा है। प्लस कई बार वहां साफ सफाई करने वाले बंदे को क्या चाहिए, फिनाइल चाहिए, और किसी मैकेनिक को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी की कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई सामान चाहिए, तो वो सारा सामान, वो सारा मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। फैक्ट्री में क्या है, जैसे ठंड के मौसम में कोयला जलाया जाता है थोड़ा हीट जनरेट करने के लिए, वो सारा सामान क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो बोर्ड पे नहीं लगता, इनडायरेक्टली फैक्ट्री में काम आ रहा है। कंज्यूमेबल आइटम, ऑयल हो गया, इस तरह, तो वो सब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो ये सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड है। ऑफिस में तो ऑफिस स्टाफ की सैलरी होती है सबसे बड़ा खर्चा, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वहाँ की पीसी वगैरह, कंप्यूटर या और इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन एटसेट्रा हो सकता है। ये हो गए पैकिंग के खर्चे, पैकिंग वगैरह, सेल्समैन का कमीशन वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखो बेसिकली अगर हमने कोई सामान बनाना है तो डायरेक्ट कॉस्ट्स के अलावा, रॉ मटेरियल एंड लेबर के अलावा हमें बड़ा जो खर्च करना है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें हैं उनका रिपेयर, मेंटेनेंस, उनका इंश्योरेंस, उनका डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का रेंट अपनी है तो डेप्रिसिएशन, उसका इंश्योरेंस, और जो स्टाफ लगा हुआ है उनके लिए कोई कैंटीन वगैरह बना दी, कैंटीन वगैरह के खर्चे, उनको क्या है कोई हॉस्पिटल वगैरह बना के दे दिया, उसके खर्च, बिजली का बिल, इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे ऑयल लग गया, कंज्यूमेबल आइटम, और कोई कोयला लगा, जैसे बेकरी शॉप है, बेकरी शॉप पे बिस्किट, केक बन रहे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल तो क्या हो गया, जो भी वो आटा यूज कर रहे हैं, चीनी यूज कर रहे हैं, कोई चेरी डाल रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल जो माल बनाने में यूज हो रहा है। लेबर जो वो कटिंग कर रहे हैं, उसको मिक्स करके मटेरियल बना रहे हैं, तो उनकी लेबर क्या होगी, डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा बेकरी शॉप पे जो भी खर्चे हैं दैट इज ओवरहेड। भट्ठी में डालने के लिए फर्नेस ऑयल चाहिए, या कोयले से चलती कोल चाहिए, या फिर साफ सफाई करवाने के लिए कोई डिटोल डालना है ताकि वो स्वीपर सफाई करेगा तो अच्छा रहेगा, वो है, या और कोई फिनाइल है, सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। और वो लेबर भी इनडायरेक्ट, लेबर भी किस में जानी है, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड में। मान लो एक आदमी सामान नहीं बना रहा पर सामान उठा के ट्रक से ला के दे रहा है, उन लोगों को उठा के ला के दे रहा है, स्वीपर की वेजेस, इलेक्ट्रिशियन है कोई दिक्कत आएगी उसकी वेजेस, वो सब क्या है, ओवरहेड है, इनडायरेक्ट वेजेस। और इनडायरेक्ट मटेरियल जो सामान बेकरी में यूज नहीं हुआ, फिनाइल और ये सब, कोयला और ऑयल, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ये सब कुछ, पार, ऑयल, इंश्योरेंस, सब किसका खर्चा है, और फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस के तो हिसाब किताब के खर्चे हैं, तैयार माल को क्या करना है अपने, उसको मैनेज करना है, कितना बना, उस तरह से, और अकाउंटेंट वगैरह बिठाए जाते हैं, और पैकिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्समैन का कमीशन, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट आती है। पर क्योंकि सबसे बड़ा ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड है और इसी को ही डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रॉब्लम आती है। सपोज बेकरी शॉप पे आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, एक जगह तो क्या है बिस्किट बन रहे हैं, एक जगह ब्रेड बना रहे हैं, एक जगह आप क्या है बर्थडे वगैरह पर्पस के लिए केक बना रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो फैक्ट्री का खर्च है, फैक्ट्री ओवरहेड, वो तीनों में डिवाइड कैसे करें, तीनों का कॉमन है रेंट, और वो प्रॉब्लम जो है बेसिकली हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। इन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता ऑफिस और सेलिंग, क्योंकि सामान बनाने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि तैयार सामान को मेंटेन करने से रिलेटेड खर्च है। लेकिन मेन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड है, उसकी डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आपको ओवरहेड का मीनिंग तो क्लियर हुआ, क्या मीनिंग है ओवरहेड का। जैसे कि अपन ने बात की
कि बाकी सारे खर्चे ये ओवरहेड हैं, ये सारे, और ओवरहेड जो हो सकता है वो फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। अक्सर तो सेमी वेरिएबल को फिक्स और वेरिएबल पर यूनिट में हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि उसका अगले लेवल पे खर्च का एक्सपेक्टेशन लगाया जा सके क्या आएगा, तो हम वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड कर लेते हैं अक्सर सेमी वेरिएबल को। इसकी नेचर फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कोई भी हो सकती है, जबकि इन दोनों का कॉस्ट क्या है, ये एब्सोल्युटली वेरिएबल होता है, क्वांटिटी से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। सामान कम बनाएंगे तो कम लगेगा, ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा लगेगा। ओके, अब चलो ये तो हुई बात ओवरहेड की। इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन है, वो ओवरहेड का मीनिंग क्लियर करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। अदरवाइज जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जनवरी में हमने कितना माल बनाया, जनवरी, या क्वेश्चन नंबर 2 देख लो डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फर्स्ट वीक के अंदर, सेकंड वीक के अंदर और थर्ड वीक के अंदर हमने कितना कितना सामान बनाया। हमें कह रहा है कि हमने यूनिट प्रोड्यूस, आउटपुट यूनिट्स, हमने कितना माल बनाया है। हमें कह रहा है 400 यूनिट्स, 500 यूनिट और 800 यूनिट्स माल बनाया है। ये इतने इतने यूनिट्स माल बनाया है। हमें गिवन है कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल जो लगा है वो कितने रुपए लगा है, 800, 1000 और 1600 हमें गिवन है। मान लो फिर हमें डायरेक्ट लेबर की बात करता है, डायरेक्ट लेबर भी लगी है, वो दे रखा है 1600, 2000 और 3200। फिर उसने दे रखा है हमें फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये कह रहा है कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल। ये दे रहा है 38, ये दे रहा है 4000 और ये दे रहा है 4600। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें कह रहा है फोर्थ वीक में, ये थर्ड वीक तक का है, फोर्थ वीक में हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड है, हमारा आउटपुट है एक्सपेक्टेड कि हम माल बना लेंगे, सपोज हमें कह रहा है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट माल बना लेंगे हम। और प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 8 and 1/3% ऑन सेल कह रहा है। तो हमें फोर्थ वीक का आइडिया बता दो, थर्ड वीक तक का डाटा है उसको स्टडी करके। ऐसा है, अगर कोई कॉस्ट वेरिएबल होगी ना तो डिवाइड करके देखो, पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा, और अगर कोई कॉस्ट फिक्स होगी तो वो कभी नहीं बदलेगी। मान लो यहां एक और कॉस्ट होती, एक और डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस नाम से एक और कॉस्ट होती, और वो होती हमारी 500, 500, 500। तो इसका मतलब ये रहता 400 बनाए तो भी 500, 500 बनाए तो भी 500, 800 बनाए तो भी 500। इट मीन्स इट इज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हर लेवल पे क्या है, ये सेम है, तो ये फिक्स ओवरहेड होता। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। तो चलो शुरू करता हूं। मुझे आप आइडिया बताओ, फोर्थ वीक में जो हमारा आउटपुट रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, हमारा 1000 यूनिट। आप बताओ क्या कॉस्ट लगने की उम्मीद है। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना लगने की एक्सपेक्टेशन है। तो आप इसको स्टडी करो। 400 यूनिट लगा, क्या ये चेंज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इट मीन्स फिक्स नहीं है, हो रहा है। लेकिन क्या ये वेरिएबल है, वेरिएबल है तो हर बार क्या पर यूनिट सेम रहेगा हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। 400 बनाया तो 800 यानी 2 पर यूनिट, 500 बनाया तो 1000 यानी 2 पर यूनिट, 800 बनाया तो 1600, मतलब तीनों वीक में 2 रुपीज पर यूनिट रहा। तो मैं समझ गया हर बार सेम है, तो इट मीन्स ये वेरिएबल है। अगर मैं नेक्स्ट वीक 1000 यूनिट बनाऊंगा तो ये क्या आएगा, 2 रुपीज पर यूनिट। कितने रुपए आ जाएगा ये, 2000।
इस तरह से। फिर डायरेक्ट वेजेस या लेबर की बात करो, क्या कह रहा है, डायरेक्ट वेजेस या लेबर 1600 अपॉन 400 4 पर यूनिट, 2000 डिवाइडेड बाय 500 4 पर यूनिट, 3200 अपॉन 800 4 पर यूनिट। मैं समझ गया कि भाई ये जो वेजेस है ये क्या आ रही है हर जगह 4 पर यूनिट। तो 1000 यूनिट बनाऊंगा तो कितनी आ जाएगी 4 पर यूनिट, कितने रुपए 4000। तो ये तो कौन सी कॉस्ट आ गई है, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट जिसे आप प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं वो आ गई है, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट 6000। अब मुझे फैक्ट्री ओवरहेड का सोचना है कितना लगेगा। तो आप देखो डिवाइड करके 38 को 400 से डिवाइड किया तो ये आ गया 9.5, 4000 को 500 से किया तो 8, 46 को 8 से किया तो 5 पॉइंट समथिंग। सेम नहीं है ना, यहां डिवाइड कर रहा हूं 400 से 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहां कर रहा हूं 8 आ रहा है, यहां कर रहा हूं तो 5 पॉइंट समथिंग। तो ये वेरिएबल नहीं है, इनकी तरह के पर यूनिट तीनों भी सेम आए, मटेरियल 2 और लेबर 4 की तरह नहीं है। तो यानी ये फिक्स है, फिक्स भी नहीं क्योंकि ये क्या है चेंज भी हो रहा है, तो ना वेरिएबल है ना फिक्स है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, शायद ये सेमी वेरिएबल हो। सेमी वेरिएबल में से फिक्स और वेरिएबल अलग करने का एक फॉर्मूला होता है। जो फैक्ट्री ओवरहेड है अगर वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसमें से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट कह लो या क्वांटिटी। और ये फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे आप, यूनिट आउटपुट में, मार्जिनल कॉस्ट में, लेबर कॉस्टिंग में हर जगह पढ़ते हैं। तो ये दो किसी भी लेवल का कंपैरिजन कर लो तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता लग जाएगी। कोई दो, या तो ये दो या फर्स्ट थर्ड कोई ले लो। तो मैं फर्स्ट 2 का कंपैरिजन कर लूं, क्या 4000 माइनस 3800, 200 रुपीज का डिफरेंस है। और क्वांटिटी का कितना, इन दोनों का डिफरेंस, इधर इन दोनों का डिफरेंस 500 यूनिट एंड 400 यूनिट। तो आप देखो 100 यूनिट्स और ये 200, तो ₹2 पर यूनिट आ गया। अब चेक कर लो फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में और थर्ड वीक में। आप चेक कर लो कि आपको जो खर्च दे रखा है वो फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, वो कितने रुपए का गिवन है। आपको 3800 और ये दे रखा है 4000, ये 46। इसमें से वेरिएबल ओवरहेड निकाल लो ₹2 पर यूनिट के अकॉर्डिंग, अगर ये थ्योरी सही है। बाकी क्या बच जाएगा, फिक्स। देखते हैं, आपने फर्स्ट वीक में कितना माल बनाया 400, 2 पर यूनिट के हिसाब से अगर 800 है तो बैलेंसिंग फिगर 3000 क्या देगा, फिक्स। 500 का 2 पर यूनिट के हिसाब से 1000 अगर वेरिएबल है तो टोटल 4 में से 3000 क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, फिक्स। लास्ट भी चेक करो, 800 का 2 पर यूनिट के हिसाब से 1600 वेरिएबल है तो 3000 आउट ऑफ 46, तो बैलेंसिंग फिगर क्या गया, फिक्स। तो कंक्लूजन इज दैट ₹2 पर यूनिट, इसमें क्या है, वेरिएबल ओवरहेड कितना है 2 पर यूनिट। और कितने यूनिट बनाने आपने 1000 यूनिट फोर्थ वीक में, तो ₹2000 तो ये लगेगा। और फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो हर जगह हमने चेक किया 3000 फिक्स वाला आ रहा है, फिक्स वाला है ये, या इसी को फिक्स ही लिख दो बस, ऊपर हेडिंग है ये फिक्स ओवरहेड, इसमें 3। तो टोटल क्या हो गया 5। और हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितने रुपए की आ गई 11000। अब हमारी कॉस्ट आ चुकी है, प्रॉफिट 8 and 1/3% ऑन सेल है, यानी आप 8.33% कह सकते हैं। किस पे है प्रॉफिट सेल पे है, और हमें क्या पता है कॉस्ट। तो लेट सेल आप ले लो 100, तो प्रॉफिट कितना है सेल का 8.33%, 8.3। देयरफॉर कॉस्ट कितनी
91.67। तो आप देखो ये स्टेप आपने बहुत बार किया है यूनिट आउटपुट में भी। प्रॉफिट सेल पे है तो प्रॉफिट सेल पे है, हमें अवेलेबल कॉस्ट है, तो आपकी सेल प्राइस का इंफॉर्मेशन मिल गया समझो। इफ कॉस्ट 91.67 है तो वहां पे प्रॉफिट कितना है 8.33, 91.67 और 11,000 है तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 8.33 डिवाइडेड बाय 91.67 इंटू 11,000। तो आप देखेंगे 1000 आ गया, ये पॉइंट्स में आ गया, राउंड कर लो तो ये 12,000 सेल प्राइस आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने देखा कि हमें क्या गिवन था, ये टेबल गिवन थी कि 400, 500, 800 यूनिट्स बनाएंगे तो मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतनी लगेगी और फैक्ट्री ओवरहेड इतने। तो मैंने देखा चेंज हो रहा है तो फिक्स तो नहीं। क्या ये वेरिएबल है? डिवाइड करके देखो, सब में सेम आंसर आना चाहिए। 800 डिवाइडेड बाय 400 2, 1000 बाय 500 2, 1600 बाय 800 2। इधर आप करो 1600 अपॉन 400 4, 2000 बाय 500 4, 3200 अपॉन 800 4। तो ये कंफर्म हो गया 2 और 4 मटेरियल और लेबर वेरिएबल कॉस्ट है। किया मल्टीप्लाई, 4th वीक में 1000 बनाने की एक्सपेक्टेशन है तो कितना आ जाएगा 2000 एंड 4000। नेक्स्ट ओवरहेड जब मैं देखता हूं चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है, मतलब चेंज हो रहा है। डिवाइड करके देखा तो सेम भी नहीं आ रहा इनकी तरह। 3800 को 400 से कर रहा हूं तो 8.5, 4000 को 500 से कर रहा हूं तो क्या 8, 46 को 800 से कर रहा हूं तो 5 पॉइंट समथिंग। इट मींस इट इज नॉट टू बी कंसीडर एज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि क्या आंसर सेम नहीं है 3 वीक्स के अंदर, तो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वो लास्ट ऑप्शन है ये वाली स्टडी जो आप कॉस्ट काउंट में करते हैं। सेमी वेरिएबल में फिक्स और वेरिएबल को क्या है सेग्रीगेट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपको अगर आउट ऑफ सेमी वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो चेंज इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी। तो आप कोई भी दो का डिफरेंस उठाओ, इन दोनों का उठा लो, चाहे 46 माइनस 4600, 800 माइनस 500 300, तो 600 बाय 300 2 पर यूनिट वेरिएबल आ गया। तो मैंने अप्लाई करके देखा, फर्स्ट वीक का 3800 टोटल गिवन है, 4046। फर्स्ट वीक में 400 यूनिट बनाया तो 2 पर यूनिट के अकॉर्डिंग 800 वेरिएबल है, तो आउट ऑफ 38 तो 3000 क्या है फिक्स। 4000 में से 2 पर यूनिट के अकॉर्डिंग 1000 वेरिएबल है तो 3000 क्या हो गया फिक्स। इस तरह से फिक्स और वेरिएबल को हमने सेग्रीगेट कर लिया। तो सेग्रीगेट करके हमने नेक्स्ट वीक का मिनट में आइडिया लगा लिया कि 2 पर यूनिट के अकॉर्डिंग 2000 लगेंगे और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 3। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट क्या हुई 5000 टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट 8.33% है, यानी 8 and 1/3% है। तो प्रॉफिट किस पे है सेल पे, पर हमें अवेलेबल क्या है कॉस्ट। तो वी शुड कन्वर्ट द परसेंटेज ओवर टू कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट अवेलेबल है। प्रॉफिट ऑन सेल है 8.33, तो लेट सेल 100, प्रॉफिट कितना हो गया 8.33, तो कॉस्ट कितनी 91.67। इफ कॉस्ट 91.67 देन प्रॉफिट 8.33। तो हमने सेल प्राइस फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 2B है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अब जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप नोट्स PDF डाउनलोड कर लें, देन आफ्टर पेज नंबर 1 पे देखें ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम आती है, हमें देखते हैं। देखो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी फैक्ट्री में अक्सर क्या होता है, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और कुछ क्या होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट सामान नहीं बनाते, वो तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं, स्पोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं, ये तो हेल्प करते हैं माल बनाने में। तो सपोज हमारी फैक्ट्री में ABC नाम के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, X और Y नाम के क्या है सर्विस डिपार्टमेंट है। सपोज इसके अंदर तो आप क्या है बिस्किट बना रहे हैं, इसके अंदर ब्रेड तैयार कर रहे हैं,
इसके अंदर केक तैयार कर रहे हैं, आप बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार करते हैं। ये डिपार्टमेंट कुछ नहीं बना रहे, बिस्किट ब्रेड कुछ भी या पेस्ट्रीज वगैरह पैटीज, नो, ये तो हेल्प करने हैं। जैसे ये पर्सनल डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये तो क्या करता है, वर्कर का हिसाब किताब रखता है, कौन आया है कौन नहीं, सैलरी क्या है, ये वो। ये वाला डिपार्टमेंट है, मान लो ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का, ये वर्कर की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, प्लस सामान की लोडिंग अनलोडिंग करवाता है, आगे डिस्ट्रीब्यूट करवा के आता है। तो इस तरह से अपने यहाँ पे 3 प्रोडक्शन और 2 क्या है, सर्विस। इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड। इनके अंदर तो सारी कौन सी कॉस्ट लगती है, इनडायरेक्ट, क्योंकि दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनी आर्टिकल एनी गुड्स, कुछ बना नहीं रहे, वो तो क्या है, वर्कर का हिसाब किताब करता है डिपार्टमेंट पर्सनल वाला, और ये ट्रांसपोर्टेशन का है। ऐसी कोई रिपेयर मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है जो मशीनों का ध्यान रखता है। इस तरह ये सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, हो सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो जो देखता है कि बिजली की सप्लाई रूटीन होती हो। तो इस तरह के डिपार्टमेंट क्या हैं, सर्विस डिपार्टमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि अपनी फैक्ट्री के अंदर 5 डिपार्टमेंट है, तो हमें एक्सपेंडिचर्स का क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर्स या ओवरहेड्स जो हैं, कौन से वाले, अक्सर फैक्ट्री वाले, माल बनाने के खर्चे हैं सारे, बेचने के या ऑफिस के नहीं, फैक्ट्री के ओवरहेड हैं। या तो ये ओवरहेड क्या होंगे, एलोकेट होंगे, या फिर क्या होंगे, अपोर्शन होंगे, अपोर्शन, अपॉर्शनमेंट, एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब ट्रांसफर द एक्सपेंस टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट डायरेक्टली, जिससे रिलेटेड है तो उस डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर कर दो, रिलेटेड या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कह सकते हो। मैं कहता हूं कि एक मान लो कोई मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल, वो ब्रेड डिपार्टमेंट में ही काम आया है, तो वो सब में क्यों डिवाइड करूंगा, वो ब्रेड वाले में ही करूंगा। या मैं कहता हूं कि यहां पे एक मशीन खराब होगी जो केक डिपार्टमेंट है, तो वो मशीन के लिए जो बंदे आए उनकी जो चार्जेस थे वो केक डिपार्टमेंट में ही जाएगा ना, वो सब में क्यों डिवाइड करें। तो जो एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड विद एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो उनको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, उसे सब में नहीं बांटा जाएगा, उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लिखा जाएगा। दूसरी चीज ये है कॉमन एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विद एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इनको क्या कर दो, डिवाइड अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स विद सुइटेबल बेसिस कह दो, रेशो कह दो। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री के अंदर तो ये 5 डिपार्टमेंट है, किसी एक का तो है नहीं, तो फैक्ट्री के रेंट को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट नहीं, क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन। एक वॉचमैन है या स्वीपर है, पूरी फैक्ट्री की सफाई करता है स्वीपर, तो वो किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो नहीं, उसे क्या करना होगा, सभी में डिवाइड करना होगा। किसके अकॉर्डिंग, वो बेस देखेंगे। मैं कहता हूं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट है, ट्रक बसें हैं इनके पास, वैन भी है एम्प्लॉय के लिए, इनमें क्या है, टायर की प्रॉब्लम आ गई तो उसकी रिपेयर का खर्च लगा, ये तो इनमें नहीं जाएगा, वो इसी में जाएगा, दैट इज एलोकेशन। तो एलोकेशन का मतलब जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसे उसी डिपार्टमेंट में पुट कर देंगे, एक्सपेंस को सभी में शेयर नहीं करेंगे। और जबकि कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है, मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल द डिपार्टमेंट विद सुइटेबल रेशो या सुइटेबल बेसिस, कॉमन खर्चे को। तो पहला काम तो ये करो, जैसे रेंट है फैक्ट्री बिल्डिंग का, वो सभी में बांटा जाएगा, अक्सर किस बेस में, एरिया की रेशो में, अक्सर यही ज्यादा चलेगा ना। बेस में डिटेल में ले लूंगा, बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होगा, पर अक्सर रेंट है, बिल्डिंग का खर्च है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के जो खर्च हैं,
अपनी है तो डेप्रिसिएशन, अगर किराए की है तो किराया, एरिया की रेशो में। ओके, प्लांट एंड मशीनरी के जो खर्चे हैं एसेट की वैल्यू की रेशो में, जो महंगी है वो ज्यादा डेप्रिसिएशन बेयर करेगी। बाकी रनिंग से भी लिंक है, ये भी होता है जो ज्यादा चले, मान लो एक मशीन 4 लाख की और एक मशीन 2 लाख की है, तो हमें कॉमन डेप्रिसिएशन दे रखा है, डिवाइड नहीं कर रखा, तो हमें देखना है 4 और 2 लाख की मशीनों में 4:2 में बांट दो वैल्यू ऑफ असेट की रेशो में। लेकिन ये भी हो सकता है रनिंग बेस दे दे, हमें कह रहा है 4 लाख वाली मशीन डेली 6 आवर चलती है और 2 लाख वाली मशीन डेली 12 आवर चलती है, डबल, तो डेप्रिसिएशन बराबर हो जाएगा। 4 लाख वाली 6 आवर चलती है और 2 लाख वाली 12 आवर चलती है, तो ज्यादा डेप्रिसिएट होगी ना वो 2 लाख वाली, डबल चलती है। बात वहीं डेप्रिसिएशन दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर। इसमें वैल्यू और रनिंग दोनों को माइंड में रखना पड़ सकता है। तो ये बेसिस की अपन डिस्कशन करेंगे। तो हमें खर्च को बांटना है। कोई खर्च ऐसा है ब्रेड वाले डिपार्टमेंट में कोई एक्सपेंडिचर करना पड़ा, शॉर्ट सर्किट हो गया था कुछ, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक रिपेयर के खर्च, ये किससे रिलेटेड है, सिर्फ इसमें, तो इसमें लिख दो, बाकियों में ना लिखो। तो इस तरह से अपने को पहला काम क्या करना होगा, एक्सपेंसेस को एलोकेट और अपॉर्शन करना होगा। एलोकेट जैसे कि ये हुआ है इलेक्ट्रिकल रिपेयर वाला, जिससे रिलेटेड है उसी में, और अपॉर्शन कॉमन है सबका, तो सभी में बांटो, सुइटेबल रेशो में बांट दिया। अब ये टोटल आ गया, सपोज इसका टोटल किया 10,000, इसका 6,000, इसका 3,000, इसका 2,000 और इसका 1,000। अब सवाल ये है, जो टोटल आया है ओवरहेड कितने रुपए, 16, 19 + 3 22, पूरी फैक्ट्री का 22। अब प्रॉब्लम ये कि आप जो ब्रेड बनाएंगे या बिस्किट बनाएंगे या केक बनाएंगे वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बनाएंगे, इनमें तो कोई सामान बनेगा ही नहीं, तो इनकी कॉस्ट कहां जाएगी, इनकी कॉस्ट, ये तो मैं ब्रेड और बिस्किट पे चार्ज कर दूंगा भी। देखो जैसे मान लो ये 10,000 है, मैं कहूं जी 1000 kg बिस्किट बने, या 10,000 है ना, मैंने कहा 5,000 kg बिस्किट बने, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 kg, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, टोटल ओवरहेड की कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दो, टोटल ओवरहेड को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे तो आप बिस्किट बाजार में बेचेंगे कैसे, ये बिस्किट 10,000 रुपये में ओवरहेड का खर्च है, 5,000 kg बिस्किट बने हैं, तो कितने रुपए पर केजी, ₹2 पर केजी बिस्किट पे खर्च है, ओवरहेड खर्च है 2। मटेरियल और लेबर देख लो, मान लो मटेरियल और लेबर 12 रुपीज के एक्सपेंडिचर हैं, तो 2 ये हो गया 14। अब आप प्रॉफिट ऐड करके बिस्किट मार्केट में बेचेंगे, प्लस ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस भी ऐड करेंगे। तो अगर एब्जॉर्प्शन नहीं करूंगा तो किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे और फिर उसका सेल प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो एलोकेशन डायरेक्टली रिलेटेड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाएंगे, कॉमन वाले सुइटेबल बेस पे बांटेंगे सभी में। एब्जॉर्प्शन तो लास्ट स्टेप होगा, टोटल ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, पर अभी नहीं करना, टोटल कॉस्ट टोटल ओवरहेड नहीं आए, इनको खत्म करो। ये 2000 1000 है ना, इनको क्या करना है आपने, इनको रीअपोर्शन करना है। यानी आपने पहले अपोर्शन किया, आपने पहले एलोकेशन या क्या किया, अपोर्शनमेंट किया, ठीक है, ये सब आ गया टोटल। अब आपको क्या करना है, रीअपोर्शन करना है, रीअपोर्शन द ओवरहेड या द कॉस्ट, कौन से वाली कॉस्ट, इनडायरेक्ट वाली होती है, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सर्विस वालों को खत्म करना है। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा होगा, जैसे ये सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन में सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट किस पे चार्ज हो रही है, चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली, एक दूसरे पे ये चार्ज नहीं होते। जैसे मैं कहूं कि डिपार्टमेंट एक्स है
उसने ए बी सी को सर्विस दी है 2:1 की रेशो में, और डिपार्टमेंट वाई ने दी है 6:1 की रेशो में। तो एक दूसरे को सर्विस नहीं दी, इनको खत्म करो, किसी को भी पहले दूसरे इस पे ओवरहेड प्रोडक्शन पे चार्ज कर दो। एक्स की जो कॉस्ट है कितने रुपए 2000, किस रेशो में बांट दूं एबीसी में, वो कह रहा है 2:1 में। तो कितने रुपए, ये 2:1 में बांटेंगे तो 800 प्लस हो जाएगा 400, ये 2000 डिवाइड हो गया, खत्म। फिर आप कौन से खर्चे लो, वाई की कॉस्ट, वाई की कॉस्ट कितनी 1000, किस रेशो में बांटू प्रोडक्शन वालों में 6:1 में कह रहा है, तो वो 1000 खत्म हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 600, फिर 300, फिर 100, इस तरह से बांट देंगे तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट क्या आ जाएगी, ये देखो इसकी आ जाएगी 11,400, इसकी आ जाएगी 7,100, इसकी कॉस्ट आ जाएगी 3,500, ये जीरो। तो आप टोटल करेंगे तो ये कॉस्ट वही 22,000 है जो पहले थी। आप देखो यहाँ पे टोटल 22 था, अब भी टोटल क्या है 22,000। बस हुआ क्या, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उठा के किस पे शिफ्ट कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। ये देखो सर्विस डिपार्टमेंट चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, तो सर्विस वालों को खत्म कर दिया, प्रोडक्शन पे चार्ज कर दिया, ताकि प्रोडक्शन वालों की टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ सके। तो वो तो खत्म करनी है, क्योंकि आप इनकी कॉस्ट का क्या करोगे, ये सामान तो बनाते नहीं, इसको किस पे चार्ज करोगे, सामान बनाते नहीं है, सामान तो ये प्रोडक्शन वाले बनाते हैं, तो इसको तो अल्टीमेटली इनकी हेल्प के लिए ही रखा है, बनाया है, तो इनकी कॉस्ट कौन बेयर करेंगे, प्रोडक्शन वाले। देखना ये है कि रीअपोर्शनमेंट कैसे हो, रीअपोर्शनमेंट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन। तो फर्स्ट टेक्निक में तो क्या था, ये सिर्फ सर्विस किसको दे रहे हैं, प्रोडक्शन वालों को, लेकिन प्रॉब्लम बी सिचुएशन में तब आती है जब क्या हो, सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट टू। अब प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अब तो क्या था, ये दोनों एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, बस ये प्रोडक्शन को दे रहे थे, तो इस 2000 को तीनों में बांटा, बेस दे रखा था, इसको 1000 को तीनों में बांटा, कि भाई इसका मतलब है कि ये 2000 वर्कर के हिसाब किताब के जो खर्चे हैं, इस 2000 पे इतने टाइम इन्होंने इस डिपार्टमेंट के हिसाब किताब पे लगाया, इसके वर्कर के हिसाब किताब, इसके वर्कर के हिसाब किताब पे लगाया, डाल दिया। ट्रांसपोर्टेशन 1 पता लगा, पर्सनल वाले को कोई हेल्प नहीं करते ट्रांसपोर्टेशन में, ये तो प्रोडक्शन वालों का माल लाते ले जाते हैं, किस रेशो में 6:1। ज्यादा ये माल किसका लाए हैं, बिस्किट वालों का, फिर ब्रेड वालों का, फिर केक वालों का, 6:1 में बांट दिया, खत्म। लेकिन अब तो मैं सिचुएशन बदल दी, मैंने कहा सर्विस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, प्रोवाइड सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। इसमें भी दो सिचुएशन हैं, जैसे वो एक दूसरे को नहीं दे रहे, सिर्फ क्या है, एक तो आएगा केस डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। ये कब यूज होगा, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है पर दूसरा वापस पहले को नहीं दे रहा। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये दो डिपार्टमेंट है, जैसे एक्स जो सर्विस दे रहा है, ए बी सी एक्स वाई, एक्स सर्विस दे रहा है, इसको दे रहा है 5, इसको 2, इसको 2, इसको 1, खुद को तो क्या देगा। और जो वाई डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है वो एक्स को नहीं दे रहा, वो किसको दे रहा है, 2:1 में किसको दे रहा है, एबीसी को। अब इसमें तो क्या है कि दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकली कोई सर्विस नहीं दे रहे इस तरह से कि एक्स वाई को, वाई एक्स को, एक्स ने दी वाई को लेकिन वाई ने एक्स को नहीं दी। तो इस केस में डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दो, जिसने ज्यादा को सर्विस दी है पहले उसके खर्चे बांटो, क्योंकि अगर आप पहले वाई के बांट दोगे वाई खत्म हो जाएगा। जैसे वाई के 1000 बांट दोगे 2:1 में, तीनों में वाई खत्म, लेकिन जब एक्स के बांटोगे तो वो वाई में भी आएंगे, फिर क्या करोगे, फिर वाई को बांटने रहोगे, दिक्कत है। इसलिए पहले आप किसको बांटोगे, जिसने ज्यादा को सर्विस दी, ज्यादा को डिसेंडिंग ऑर्डर एक्स ने दी, तो पहले आप एक्स के कितने बांटो,
x के खर्चे बांटोगे आप पहले, देखो यहां पे जो कॉस्ट है आप x के एक्सपेंस बांटो, x के ओवरहेड, x के ओवरहेड 2000 है, किस रेशो में बांट दो, वो बांट दो 5:2:1 में, यानी 10। x के 2000 को 10 से डिवाइड करो, 200 इंटू 5 1000, 400 और ये 2000 और इधर कितना आ गया 200। अब जोड़ो, ये हो गया 11,000, ये 6400, ये 3400, ये डैश और ये 1200। अब देखो x के तो एक्सपेंस खत्म, अब y ने सर्विस 3 लोगों को दी है, तो y के जो ओवरहेड हैं कितने हो गए 1200। किस रेशो में बांट दूं वो देखो, ए बी सी में 2:1 में बांट दो, तो आप डिवाइड करेंगे तो 240 आ जाएगा, 240 इंटू 240 इंटू 2 और ये 240। तो इस तरह से आप देखो तो ये 11,480 आ गया, ये 6,880 आ गया, ये 3,640 आ गया, ये डैश। इस तरह से टोटल ओवरहेड 22,000 ही बनते हैं। तो वहीं पे पहुंच गए हम जो पहले कर रहे थे, बस आंसर वेरी कर गया। ये सेकंड टेक्निक लगाई, जब ये एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे बल्कि एक दे रहा है 4 लोगों को दूसरे सर्विस को, पर दूसरा वाला पहले को नहीं, तो ये टेक्निक लगाई। प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाती जब ये वाली टेक्निक भी फेल हो जाती, व्हेन both are providing services to each other। दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती। जैसे मैं कहूं ए बी सी एक्स वाई, एक्स सर्विस दे रहा है इसको 2:1:1 की रेशो में, और वाई सर्विस दे रहा है इसको 5, इसको 2, इसको 1 और इसको 2। ये देखो ऐसे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। रेसिप्रोकली साइमल्टेनियसली वो एक दूसरे को दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ईच अदर। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाऊं, पहले किसको बांटूं, दूसरा लाइव हो जाएगा। तो यहां प्रॉब्लम ये आ गई है कि अपा इनको क्या करें। ये भी नहीं है कि दे ही नहीं रहे सर्विस एक दूसरे को, ये भी नहीं है कि एक दूसरे को दे रहे हैं तो एक दूसरे को दे रहा है वाई को, पर वाई एक्स को नहीं दे रहा। तो पहले डिसेंडिंग, पहले ज्यादा जो सर्विस दे रहा है उसको बांट दो, फिर जो कम सर्विस दे रहा है उसको। तो हो गया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन पड़ा है। अब तो प्रॉब्लम आ गई कि दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ईच अदर, एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो पहले किसको बांटे, ये प्रॉब्लम। तो यहां पे आप देखो क्वेश्चन अब भी हो जाएगा। मैं इस स्टेप को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, स्पेस कम है, मैं इस स्टेप को करके दिखा रहा हूं। सपोज हमारा 10 था, 6 था, 3 था, 2000 था, 1। ये स्टेप मैंने टोटल वाला उठा लिया। टोटल जो ओवरहेड आए थे वो डिवाइड करके प्राइमरी, उसे आप कह सकते हो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। और ये रीपोर्शन में क्या हो रहा है, पहले तो एलोकेशन हुआ, इसे आप कह सकते हो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलोकेट किए जो डायरेक्टली रिलेटेड थे, जो कॉमन थे, उसको क्या सभी में कोई ना कोई सुटेबल बेस लेके बांट दिया, तो एक्सपेंडिचर का टोटल कर लिया। अगला स्टेप क्या है, रीअपॉर्शनमेंट। इसे क्या कह सकते हो आप, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी इसलिए कि पहला काम तो हो गया, सब में खर्चे बट गए सुइटेबल बेस, ये देखो सर्विस में भी आ गए। अब इन दोनों को खत्म करना है सर्विस वालों को, तो मुझे इनको उठा के किस पे शिफ्ट करना है, प्रोडक्शन पे। या तो इस तरह दे आर प्रोवाइडिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, सर्विस किसको दे रहे हैं, प्रोडक्शन को, तो बहुत ईजी है। या दूसरे सर्विस को दे रहे हैं तो भी ठीक है, डिसेंडिंग वाला, पर एक दूसरे को दे रहे हैं तो प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप तो मैंने वो टोटल एलोकेट अपोर्शन किया। अब देखो तो आप क्या है, रीअपोर्शन बार बार करते रहो, रैपिटेड डिस्ट्रीब्यूशन बार बार करते जाओ जब तक पैसों में ना क्वेश्चन आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूं पहले मैं एक्स की कॉस्ट को बांट रहा हूं, एक्स की कॉस्ट कितनी है 2000 रुपीज की, इसको बांट रहा हूं सभी में,
किस किस में, ये सेकंड कैटेगरी कर रहा हूं, ये सेकंड वाला सिचुएशन कर रहा हूं। 2 1 1 खुद को तो क्या देगा, और 1 खुद को नहीं काउंट करना। 2 1 1 1 तो 5 से डिवाइड करोगे 400 इंटू 2, ये 400, ये 400, ये 400, ये 2000 खत्म हो गया। टोटल करो, ये आ गया 10,800, ये 6,400 और ये 3,400 और ये डैश और ये 1,400। अब आप y के बांटो, y इज कॉस्ट 1,400 किस रेशो में बांटोगे, वो देखो रेशो पड़ा 5:1:2, 5:1:2, 10 से डिवाइड कर दो, 140 इंटू 5 280, 140 और ये देखो इसमें आ गया कितना 280 खत्म। ये जो x खत्म हो गया था ये अगेन क्या हो गया, अलाइव। इसमें तो क्या था, बस x को बांटा, y में आ गया, y को बांटा, खत्म, अगेन x पे नहीं गया था। लेकिन ये साइमल्टेनियसली एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो मैंने क्या किया इस केस में, बांटता चला गया, रैपिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, बार बार रिपीट किया मैंने। तो यहां से देखो 11,500 आ गया, 6,680 आ गया, 3,540 आ गया, 280 और ये डैश। अब मैंने फिर x के 280 बांटे, x के 280 किस रेशो में बांटे, 2:1:1:1। तो आपने 280 को 5 से डिवाइड किया, 56 इंटू 2, ये 112, ये 56, ये 56, फिर y में कितना आ गया 56। अब करो टोटल, तो ये हो गया 11,612, ये हो गया 6,736, ये हो गया 3,596, ये डैश, ये देखो जो y खत्म हो गया था y फिर अलाइव हो गया। y के 56 किस रेशो में बांटो, 5:1:2 में, 10 से डिवाइड करो, 5.6 इंटू 5, ये 28 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ये आ गया 11.2, मैं 11 कर रहा हूं, फिर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये 5.6 है, 6 कर रहा हूं। तो देखना 28, 11, 6, 45 और फिर इधर 2 है, तो इधर क्या है, दोबारा 12 आने से ये अलाइव हो गया। तो ये बांटा, तो ये कितना आ गया 11,640, ये आ गया 6,747, 3,602, ये 12 डैश। अब फिर 12 रुपीज को बांटो, x के 12 को किस रेशो में बांटो, बांटते चले जाओ जब तक कि क्वेश्चन पैसों में ना आ जाए। 2.4 इंटू 2, ये आ गया 5 करीब, ठीक है 5। अब आप 12 डिवाइडेड बाय 5, इन सब में 2.4 2.4 2.4, तो कहीं पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दो, ये 2 2, इधर 3 कर दूं, क्योंकि कहीं तो मुझे करना पड़ेगा, रुपीस तो 12 पूरे करने हैं ना, 7 9 और 3 12। ओके, अब आप देखो कॉस्ट क्या आ गई, कॉस्ट ये आ गई 11,645, ये 6,749, ये 3,604, ये डैश, ये 3। अब आप उसके y के 3 को बांट दो, किस रेशो में, y के बंटेंगे 5:1:2 में। अब आप इसको किस तरह बांटोगे, 3 रुपए को पैसों में आ जाएगा। तो आप देख लो, इसमें 5, इसमें 1.5 है, तो आप देख लो इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें 1.5 लिखेंगे तो पॉइंट्स में आएगा। तो आप इसको बांटोगे तो चलो 2 1 किसी में लिख दो या 1 1 करके खत्म करो। अब इसको पैसों में नहीं लिखना, अपन इधर अलाइव नहीं करना 30 पैसे, ऐसे तो खत्म होएगा ही नहीं कभी। बस टोटल ओवरहेड आ गए 11,646, 6,750, 3,605 डैश। टोटल लगा लो 11,646, 6,750, 3,605। इस तरह से ये ₹1 कहीं ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट वो सही है, 22,000 बनेगा। वो तो राउंड करने के चक्कर में कहीं ₹1 कम ज़्यादा लिखा। तो इस तरह से ये ओवरहेड बच गया। तो यानी साइमल्टेनियसली अगर वो एक दूसरे को सर्विस देते हैं
तो एक सबसे इजीएस्ट मेथड तो ये है, रेपिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, बार बार एक दूसरे पे लगाए जाओ, जब पैसों में आए तो बस जैसे सुइटेबल लगे बांट दो, बस खत्म क्वेश्चन। तो इस तरह से ओवरहेड को रीअपोर्शन कर सकते हैं। इसकी एक इक्वेशन टेक्निक भी है, इक्वेशन से भी इसको कर सकते हैं, वो मैं अभी करके दिखा रहा हूं। तो इस चैप्टर में जो मेन प्रॉब्लम है फैक्ट्री ओवरहेड यानी मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस को हाउ टू अपोर्शन एंड रीअपोर्शन, ये डिस्कशन करनी है। तो पेज 1 देखेंगे, उस पे ये थ्योरी है कि पहले सारे एक्सपेंस को क्या कर लो, कलेक्ट, कि बिल्डिंग का खर्च, मशीन के खर्च टोटल कर लो, कैंटीन के खर्च, फिर अपा उसको क्या करेंगे, एलोकेट और अपोर्शन, फिर रीअपोर्शन करेंगे सर्विस वालों को प्रोडक्शन पे। जो टोटल कॉस्ट आएगी ना ये एंड में, इसको नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर यूनिट या पर आवर आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पर यूनिट में निकाल दिया जाता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में क्या डिफरेंस है, पेज 1 और 2 पे बोल रहा है, और बेस देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कैसे बांटना है। पेज नंबर 2 पे बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट बता रहा है, क्या, बिल्डिंग के रिलेटेड जितने भी खर्च है ना, बिल्डिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंस आप कैसे बांट दें, चाहे बिल्डिंग का रेंट, चाहे बिल्डिंग की रिपेयर, चाहे बिल्डिंग का इंश्योरेंस, वो एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट ने कितना कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, रेंट, बिल्डिंग के सारे एक्सपेंसेस, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस या तो अपनी है तो रेंट, या अपनी है तो इंश्योरेंस, या डेप्रिसिएशन, या रिपेयर, ये सारे तो कैसे बांट देंगे, एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का आपको एरिया देखना है, एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट में। प्लांट एंड मशीनरी के जितने भी खर्चे हैं, चाहे रिपेयर हो, चाहे डेप्रिसिएशन, चाहे इंश्योरेंस, आप प्लांट एंड मशीनरी कह लो या एसेट्स की वैल्यू में, और अगर आपको रनिंग भी दे रखा है तो इनटू वर्किंग आवर मल्टीप्लाई करके ये रेशो में बांट देना। यानी अगर मशीन की वैल्यू दे रखी है कि कहता है एक्स मशीन, वाई मशीन, जेड मशीन, इनकी वैल्यू गिवन है कि ये मशीन 3 लाख वाली है, ये 4 लाख वाली, और ये 5 लाख वाली है, बस डेप्रिसिएशन दे रखा है, ठीक है, तो आप कैसे बांट देंगे, टोटल डेप्रिसिएशन दे रखा है फैक्ट्री की तीनों मशीनों 3, 4, 5 में। लेकिन अगर रनिंग आवर दे रखे हैं, रनिंग आवर पर डे, ये मशीन डेली 2 आवर चलती है, ये 4 आवर और ये 8 आवर, या उल्टा कर लो, ये 8 आवर चलती है, ये 4 आवर डेली, तो भाई जो ज्यादा चलेगी उसका भी तो हिसाब देखना पड़ेगा। तो आप वेटेड लो, वेट्स लोगे तो ये 6 आ जाएगा, ये मतलब लैक्स नहीं कह सकते, बस 3 × 2 6, 4 × 8 12, और 5 × 4 कितना 20। इस रेशो में आप डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या अदर एक्सपेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डिवाइड कर सकते हो, इंश्योरेंस जैसे। अगर नहीं दे रखा रनिंग तो बस मशीन की वैल्यू की रेशो में बांट दो। और वर्कर के वेलफेयर एक्सपेंसेस, मतलब जैसे कि कैंटीन के खर्च हो गए, कोई हॉस्पिटल बना दिया, या कोई इनडायरेक्ट वेजेस, ऐसा है, या तो डायरेक्ट वेजेस की रेशो में वो हिंट है, या फिर नंबर ऑफ वर्कर की रेशो में। ऐसा जिनकी वेजेस ज्यादा है, ज्यादातर बीमा, वर्कर का जो इंश्योरेंस है ना, आपने टैक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं इनकम टैक्स, उसमें भी देखा होगा, एम्प्लॉयर लोग एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाते हैं परसेंटेज बेस, वेजेस पे एक परसेंटेज बेस, जिसकी वेजेस ज्यादा है उसका बीमा भी ज्यादा का होता है। तो इसलिए वर्कर का इंश्योरेंस वर्ड दे दे तो बेस्ट है, उसे किस रेशो में बांटा जाए, वर्कर की वेजेस में, जिसकी वेजेस ज्यादा उसका बीमा भी ज्यादा खर्च होगा, ऐसे। तो उस रेशो में इनडायरेक्ट वेजेस को भी किसमें, डायरेक्ट वेजेस में, इनडायरेक्ट वेजेस। बाकी रह गए कैंटीन और हॉस्पिटल या सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, ये किस रेशो में बांट दें, नंबर ऑफ वर्कर में। यानी डिपेंड करता है खर्चा कौन सा है। इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस में हर डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस दी होगी। वर्कर का इंश्योरेंस किस रेशो में,
डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में, क्योंकि जिसका ज़्यादा वेजेस होती है उसका इंश्योरेंस भी ज़्यादा का होता है, परसेंटेज होता है वो, इसलिए। बाकी कैंटीन, सुपरवाइज़र, कोई छोटा क्लिनिक बना रखा है, तो ये खर्च तो सबके लिए लगभग कॉमन होते हैं। कैंटीन में भी क्या है, सभी वर्कर चाय पी सकते हैं, इस तरह से खर्च होता है। बीमार कोई भी हो, बड़ा ऑफिसर या कम पे वाला, तो उसका ट्रीटमेंट सबका होगा। तो इसलिए इसको किस रेशो में बांट देना सही रहता है? नंबर ऑफ वर्कर की रेशो में। ओके, एक होता है खर्च फैक्ट्री में पार वर्ड हैवी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बहुत बड़े स्केल पे मशीनें यूज करती हैं, तो इसको मशीन्स के किस में बांट दो? मशीन्स के हॉर्स पावर की रेशो में, कि मशीनें कितने कितने हॉर्स पावर की हैं। अगर सिर्फ हॉर्स पावर है उसमें, अगर रनिंग आवर भी दे रखे हैं, अब देखो ऐसा है, मान लो मैं अगर एसी की बात करूं, एक एसी 2 टन का है और दूसरा एसी 1 टन का है। एक एसी 2 टन है और एक एसी 1 टन का है एसी, और मैं कहता हूं एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल मीटर अलग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है सपोज 6000। क्या इस 6000 को 2-1 में बांटना ठीक है? हाँ, 2-1। अगर कुछ मेंशन नहीं तो इट इज अज्यूम दैट दोनों के वर्किंग आवर सेम है, ये डेली 8 चलता है, ये भी 8 चलता है, तो फिर जिसकी ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा हैवी है, वो ज्यादा बिजली खाएगा, तो इसको 2-1 में बांट देना ठीक है। लेकिन मैं कहूं कि नहीं, इनके वर्किंग आवर, रनिंग आवर कह दो, कितने आवर चलता है? कहते हैं डेली 4 आवर चलता है, ये डेली 8 आवर चलता है, तो फिर तो ठीक है ना। ये कैपेसिटी कम है तो क्या हुआ, चलता तो डबल है, ये कम चलता है, तो 8-8, इसको 8-8 की रेशो में बांट देना होगा 3000। तो समझ आ गई ये बात कि अगर मान लो पेपर में एसी कितने आवर चलते हैं साइलेंट, तो मैं मान लूंगा जो हैवी है 2 टन वाला और ये 1 टन बराबर चलते हैं, तो बस जो ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा बिल उठाएगा। 2:1 की रेशो में बांट दो। लेकिन अगर रनिंग आवर है तो रनिंग आवर से भी लिंक करना पड़ेगा, तो अपन ने लिंक किया कितने आवर चलते हैं कैपेसिटी का रनिंग आवर से, फिर वेटेड एवरेज आई, उस रेशो में अपन ने पार के बिल को बांट देना है मशीन आवर। और अगर ये भी पेपर में हिंट ना हो कितने हॉर्स पावर की हैं या रनिंग आवर वगैरह कुछ भी नहीं, तो फिर कभी कभी तो असेट की वैल्यू की रेशो में बांट देना भी ठीक है। भी ज्यादा महंगी, ज्यादा बिजली कंज्यूम करती होंगी, असेट्स की वैल्यू की रेशो में बांट देना भी एक लास्ट ऑल्टरनेटिव है। तो आपको इस चैप्टर में क्या करना है, कोशिश करें डिटेक्ट करने की कौन कौन से बेसिस अवेलेबल हैं। जो बेसिस अवेलेबल नहीं हैं तो उसके लिए आपको क्या है, कुछ अजम्पशन, कोई ज्यादा जो उससे रिलेटेड लगता है उस रेशो में बांटना है, ज्यादा जो सफिशिएंट बेस लगता है, आपको एप्रोप्रिएट बेस लगता है, उस रेशो में एक्सपेंस को बांटना है। तो ये कुछ कोशिश है पेज नंबर 2 पे कि बिल्डिंग के सारे खर्च, फ्लोर एरिया, जो डिपार्टमेंट बड़ा है वो रेंट डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का ज्यादा बेयर करेगा, जो छोटा डिपार्टमेंट है वो कम बेयर करेगा। लाइट एंड हीट, देखो पावर तो हैवी बिजली है, मशीनें खींचती है, तो मशीनों के हॉर्स पावर में या वैल्यू। लेकिन एक खर्च होता है लाइट के पॉइंट, लाइटिंग होता है ट्यूब, फैन, ये हल्के खर्च है, ये जो रूटीन के खर्च हैं। प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, फैन भी चलेंगे, ट्यूबलाइट भी चलेंगी, पानी वाली मोटर भी चलेगी, तो ये खर्च लाइटिंग है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दे देगा, या तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, जैसे कि मैं आपको ये कह दूं कि एक डिपार्टमेंट है, देखो ये डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री है, एक डिपार्टमेंट ये, एक ये, दूसरा ये, तीसरा। मैं कहता हूं इसके अंदर लाइट के 10 पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट है और इसमें 3 पॉइंट है लाइट के, फैन, ट्यूब वगैरह। अब कितने चलते हैं छोड़ो, ये पॉइंट चलते ही रहते हैं मान के चलो, तो ट्यूब, फैन और ये खर्च, तो आप सारा लाइट का बिल किस रेशो में बांट देंगे? इस डिपार्टमेंट के हिस्से में 10:5:3 की रेशो में। मान लो 18,000 बिल आ गया लाइट का, तो 10,000 ये उठाएगा, 5 ये, 3 ये, इस तरह। कभी कभी लाइट के पॉइंट अवेलेबल नहीं है, पेपर में लाइट पॉइंट नहीं, तो और दूसरा अच्छा बेस है फिर इसे बांटने का, एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जैसे रेंट बांटते हैं, मान लो इसका एरिया है 2000 फीट, इसका एरिया है मान लो 1000 फीट, इसका एरिया भी 1000 फीट। तो अब क्या करें, लाइट पॉइंट नहीं तो किस में चलने दो,
एरिया में मानो कि भाई जो बड़ा एरिया है वहाँ ट्यूब फैन ज़्यादा होंगे, जो छोटा डिपार्टमेंट है वहाँ पे ट्यूब लाइट फैन इस तरह के पॉइंट कम होंगे, बिजली कम कंज्यूम होगी। तो आप किस रेशो में बांट दो, 2:1:1 में लाइट का। बाय चांस ये भी अवेलेबल नहीं है, लो ये भी अवेलेबल नहीं, तो इसका लास्ट बेस है नंबर ऑफ वर्कर। फिर क्या करें, पेपर में हिंट ही नहीं दे रहा तो नंबर ऑफ वर्कर, इसमें 15 वर्कर काम करते हैं मान लो, इसमें 5 वर्कर काम करते हैं, इसमें भी 5 वर्कर काम करते हैं। तो ऐसा है जहां बंदे ज्यादा हैं वहां पे लाइट का, बिजली, फैन, पंखे जो है ज्यादा यूज होते होंगे, कूलर ज्यादा लगे हुए होंगे। तो अपने पास लाइट पॉइंट हो तो उसमें लाइट पॉइंट, नहीं तो एरिया, वो भी नहीं, तो फिर लास्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ वर्कर में बांट दो लाइटिंग का खर्च। सुपरवाइजर का बात होगी नंबर ऑफ वर्कर, एम्प्लॉय वेलफेयर, कैंटीन, हॉस्पिटल नंबर ऑफ वर्कर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर में स्टोर ओवरहेड क्या है, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। स्टोर ओवरहेड क्या है, एक स्टोर कीपर होता है, स्टोर के खर्च, स्टोर समझते फैक्ट्री में जहां रॉ मटेरियल रखा जाता है, तो वहां पे स्टोर का बिजली का खर्च, स्टोर में स्टोर कीपर का खर्च, ये सारे खर्च किस रेशो में बांटे जाएं, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन बाय ईच डिपार्टमेंट। ऐसा होता है हर डिपार्टमेंट ना जब भी माल चाहिए तो एक रिक्विजिशन बना के भेजता है, डिमांड बना के भेजता है कि मुझे ये सामान चाहिए। तो जिसने ज़्यादा बार रिक्विजिशन किया, ज़्यादा बार माल डिमांड किया, वो ज़्यादा खर्चे उठाएगा। जैसे मान लो कि कोई 3 डिपार्टमेंट हैं, इन तीनों के फैक्ट्री के अंदर 3 डिपार्टमेंट, इन तीनों के रॉ मटेरियल की जरूरत स्टोर रूम से पूरी होती है, तो स्टोर रूम का खर्चा ये तीनों, मैं कहता हूं इन्होंने 20 बार डिमांड की है माल, इन्होंने 5 बार, इन्होंने 5 बार, तो ज्यादा खर्च स्टोर रूम का कौन उठाएगा, ये डिपार्टमेंट, ये दोनों कम उठाएंगे। 25:5 की रेशो में स्टोर कीपर के खर्च को बांट देना चाहिए। अगर आपको रिक्विजिशन नहीं, नंबर ऑफ रिक्विजिशन गायब है, नहीं दे रखी, तो ऐसा है डायरेक्ट मटेरियल यूज की रेशो में बांट दो। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, मैं कहता हूं इसके अंदर 10 लाख का सामान लगा है, इसमें 3 लाख का लगा है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल 2, तो नेचुरल है जिसमें ज्यादा माल लगा है उन्होंने ज्यादा बार स्टोर कीपर को परेशान किया होगा, ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, वापस रख लो, ये सही नहीं, वो सही नहीं, तो उसने ज्यादा टाइम डिवोट किस पे किया होगा, स्टोर कीपर ने, स्टोर की फैसिलिटीज इसके ऊपर ज्यादा लगाई होंगी। तो ये खर्चा कैसे उठाएंगे, 10:3:2 की रेशो में। तो अपने को सुइटेबल बेस देखना है, स्टोर के खर्च को स्टोर ओवरहेड बोलते हैं। जनरल ओवरहेड कोई हिंट नहीं, जनरल है, जनरल एक्सपेंस है ये, मतलब ओवरहेड कह लो या एक्सपेंस, इसको किस रेशो में बांट देना अच्छा है, डायरेक्ट वेजेस। एक्चुअल में आपको ध्यान होगा यूनिट आउटपुट पढ़ते थे, फैक्ट्री ओवरहेड का कोई बेस नहीं मिलता था तो अपन डायरेक्टली रिलेट कर देते थे किससे, वेजेस से। वही कह रहा है, या तो नेचर पता हो कि बिजली का बिल है तो हॉर्स पावर में, लाइट का बिल है तो लाइट पॉइंट में या एरिया में, मशीन के खर्च हैं तो मशीन की वैल्यू एंड रनिंग आवर में, बिल्डिंग के हैं तो बिल्डिंग का एरिया उसमें, सुपरवाइजर है तो नंबर ऑफ वर्कर, कैंटीन के खर्च है तो नंबर ऑफ वर्कर, वर्कर का इंश्योरेंस है तो ये लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस की रेशो में, तो इनडायरेक्ट वेजेस भी डायरेक्ट वेजेस की रेशो में, स्टोर कीपर के खर्चे नंबर ऑफ रिक्विजिशंस में नहीं है तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की रेशो। नेचर दे तो वेल, ना नेचर दे तो जनरल वाले खर्चे किस में बांट दो, डायरेक्ट वेजेस में या वेजेस के आर में। पार की बात होगी एम्प्लॉय के इंश्योरेंस की। तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया, पेज नंबर 2 पे आप पढ़ लें तो ये ओवरहेड बढ़ गए। इसके बाद ये काम हो जाएगा, पांचों में खर्च बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन सर्विस में 4 है 5 है जो भी। अब हमें रीअपोर्शन करना होगा तो वो तो देखना पड़ेगा सर्विस डिपार्टमेंट किस चीज का है। जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट है तो उसका खर्चा शेयर किया जाएगा नंबर ऑफ वर्कर सभी में, क्यों, क्योंकि उसका काम है वर्कर का रिकॉर्ड मेंटेन करना। ट्रांसपोर्टेशन का जो डिपार्टमेंट है वो जिस जिसको सामान देता है लाके उसमें, और एक है मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैकेनिक्स बैठते हैं, जहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए मशीन में वो। तो मैं कहता हूँ मशीनें लगी ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हुई हैं, 2 में ही लगी हैं, ए और बी में, तो बस मैकेनिक का जो खर्च है वो 2 ही डिपार्टमेंट में जाएगा। तो अपने को सुइटेबल बेस लेके क्या करना होगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस को रीअपोर्शन करना होगा। और एक बात याद रखना, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का भी हो सकता है, मशीन का भी।
रिपेयर बिल्डिंग की भी हो सकती है, मशीन की भी हो सकती है। इंश्योरेंस बिल्डिंग का भी, मशीन का भी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि बिल्डिंग का है कि मशीन का है, डेप्रीसिएशन, रिपेयर और इंश्योरेंस, तो आपको अज्यूम करना है किसका है, वो मशीन का। मोस्टली फैक्ट्री में मशीन रिलेटेड खर्चों पे ज़्यादा फोकस करता है, तो आपको मशीन का अज्यूम करके उसे सोल्व करना होगा। तो इसमें ओवर रिकवरी, अंडर रिकवरी आएगा, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में पढ़ते थे, उसको आप सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं इस अपोर्शन रीअपोर्शन से रिलेटेड एक दो केसेस लेता हूं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, ये कंसेप्ट और क्लियर करते हैं हम लोग कैसे। देखो सेल्फ हेल्प लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5। सेल्फ हेल्प लिमिटेड जेनसेट इनके पास है एंड प्रोड्यूस इट्स ओन पावर। कह रहा है सेल्फ हेल्प लिमिटेड के पास जेनसेट्स हैं, जनरेटर से बिजली बनाते हैं, और ये हमें क्या कहता है, कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन 10,000, 20, 12 और 8 ऐसा है। इनके पास जो मशीनें या जो डिपार्टमेंट का साइज है उसमें इतनी कैपेसिटी ये यूज कर सकते हैं। ये ए बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इनके, और क्वेश्चन नंबर 3 में, और सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट क्या, एक्स और वाई। हमें कह रहा है कि नॉर्मल कैपेसिटी जो ये अब अरेंज कर ली है 10,000 किलोवाट, 20 और 12 और 8। मतलब क्या था कि अपन ने जो जनरेटर लगाए इस हिसाब से लगाए कि भाई जो जनरेटर है वो बिजली प्रोवाइड कर सकता है, ए को 10,000 वॉट, इसको 20, इसको 12, इसको 8। लेकिन इन्होंने एक्चुअल में इतनी बिजली कंज्यूम नहीं की। एक्चुअल कैपेसिटी यूज्ड इन्होंने 10,000 नहीं, 8,000। इन्होंने कितनी, 13,000। इन्होंने कितनी यूज की, 7, और इन्होंने 6। अरेंज तो कर लिया था उस हिसाब से, लेकिन जरूरत उतनी नहीं पड़ी। जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल पहले से प्लान करेगा ना कि हमने क्या अप टू 10th स्कूल है, तो नर्सरी केजी के लिए कितने बड़े रूम चाहिए, और फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए कितने, 9th 10th के लिए कितने। तो वो आइडिया लगाते हैं कि भाई 9th 10th के तो स्टूडेंट होंगे कम, उसके लिए तो रूम होना चाहिए। बस वो कहता है जी 300 स्क्वायर फीट का बहुत है, लेकिन फर्स्ट सेकंड इनमें ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, मान लो उन्होंने 600 फीट के हिसाब से रूम तैयार करवा लिया। अब जो रूम तैयार हो गए उनसे रिलेटेड कुछ खर्च तो ऐसे है ना, जितने बड़े रूम हैं उस हिसाब से खर्चा होएगा ही होएगा। जितनी कैपेसिटी आपने सोच के अरेंज किए रूम, मान लो 600 फीट का रूम है, अब उसमें बैठ सकते हैं 60 स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट वहां पे बैठ रहे हैं 35, तो आपका एक्सपेंडिचर कम नहीं होगा उस रूम का। जिस बिल्डिंग का रेंट है वो तो पूरे 600 स्क्वायर फीट का लग जाएगा। एसी भी आपने 600 फीट के हिसाब से वहां 2 एसी लगा दिए। अब रूम तो बड़े हैं ना, बच्चे कम बैठे, खर्चा फिक्स हो गया वहां पे। लाइट का फैन भी 4 लगा दिए, वो खर्चा फिक्स। मेरा कहने का मतलब वो तो कैपेसिटी जो नॉर्मल आपको आइडिया था उसके अकॉर्डिंग फिक्स एक्सपेंसेस तो लग गए। समझो जो फिक्स एक्सपेंसेस है ना स्कूल का, फिक्स्ड एक्सपेंसेस या ओवरहेड वो। लेकिन जो मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स को बुक्स देनी है, हर स्टूडेंट को ड्रेस देनी है, इस तरह के खर्च, स्कूल के स्टूडेंट्स पे क्या एक सिस्टम है उनका, हर 10 स्टूडेंट पे एक मेड रखते हैं या 15 पे, तो वो कम स्टूडेंट होंगे तो मेड भी कम रखनी पड़ेगी, बस भी कम लगानी पड़ेगी, बुक्स और ड्रेस कम देनी पड़ेगी। तो जो वेरिएबल खर्चे हैं, वेरिएबल कॉस्ट यानी ओवरहेड है, वो किस रेशो में लगेंगे, एक्चुअल स्टूडेंट अवेलेबल। तो मैंने स्कूल से एग्जांपल लिया कि देखो आपके ऊपर है, आपने जो स्पेस अरेंज कर लिया उस हिसाब नॉर्मल के अकॉर्डिंग आपके फिक्स खर्चे तो बंद गए, चाहे आप एक्चुअल स्पेस कम यूज करो। लेकिन कुछ खर्चे होते हैं वेरिएबल, उनका सीधा लिंक क्या एक्चुअल कैपेसिटी यूज से होता है, कितने कितने स्टूडेंट थे उस हिसाब से ड्रेस बुक्स दोगे। वही मैं पावर हाउस पे आ गया हूं, वो बिजली बनाते हैं, तो बिजली बनाने के लिए आपने जनरेटर लगा लिया, उस हिसाब से लगाया होगा ना जनरेटर कि भाई यहां इतने किलोवाट, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने जरूरत
ज़रूरत पड़ सकती है। उस हिसाब से जनरेटर लगा लिया। अब बड़ा जनरेटर लगवा लिया तो वो क्या है, उसका तो डेप्रिसिएशन, उसकी रिपेयर, उसका इंटरेस्ट वो तो पूरे का लगेगा। तो उस खर्चे को तो कैपेसिटी जो अरेंज करनी थी उसके अकॉर्डिंग बांट लो। लेकिन एक्चुअल जो खर्चे वेरिएबल लगे उनको आप ऐसा करो, जितनी टाइम जहां पे जितने किलोवाट बिजली की जरूरत हुई उस रेशो में वेरिएबल। जैसे डीजल है वो तो क्या अब जितनी कैपेसिटी चाहिए ही नहीं, कम चलाया आपने उस हिसाब से आपकी बैटरी वगैरह में स्टोर कर लिया और सब, तो आप जितने आर चाहिए आपको आउटपुट उस हिसाब से खर्चा लगेगा ऑयल का, उस हिसाब से बांट लेना। तो मैं ये कह रहा हूं स्कूल वाले एग्जांपल से भी कि भाई जो अरेंज कर ली जाती है फैसिलिटी फुल, उसके हिसाब से फिक्स खर्च बनेंगे, और लेकिन एक्चुअल जो खर्च हैं वेरिएबल वाले वो बटेंगे जितना एक्चुअल अपने को कैपेसिटी यूज में आई, स्टूडेंट एक्चुअल में जितने आए उसके अकॉर्डिंग। चलो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इनकी टोटल कॉस्ट बिजली बनाने की जनरेटिंग पावर की 9300 है। तो हमें कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 3 इन मे मंथ के अंदर हमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग पावर, बिजली बनाने का जो बिल है वो है 9300। 9300 में से 2500 फिक्स्ड और वेरिएबल। देखो तो हमें कह रहा है 2500 तो फिक्स होगा और 6800 क्या होगा, वेरिएबल। अंडरस्टूड है? 25 फिक्स और बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कितना आ गया, 6800। हमें कह रहा है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ने किस किस को सर्विस दी, तो यहां पे 4 डिपार्टमेंट है ना, तो सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्स है, एक्स उसकी जो कॉस्ट है वो किस किस में बट रही है, वो कह रहा है ए बी एक्स वाई, वो तो बट रही है एक्स की 1361 में, यानी ए बी और वाई में बट रही है। और जो कह रहा है वाई डिपार्टमेंट है उसकी सिर्फ ए बी में बट रही है। तो आप समझ गए, एक्स तो सर्विस वाई को दे रहा है पर वाई एक्स को नहीं दे रहा, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली सिचुएशन लग जाएगी। फिर कह रहा है कि लेबर के आर कितने कितने हैं, लेबर डायरेक्ट लेबर आर जो हैं डिपार्टमेंट एक्स में काम हुआ है 1650 आर, और डिपार्टमेंट वाई में काम हुआ है, लेबर ने किया है 2175 आर इन द डिपार्टमेंट। पर आर कॉस्ट निकालो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे। हमें कह रहा है कि 2 प्रोडक्शन, देखो ये लिख लेता हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर लिख लेता हूं मैं सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई है। तो ये अपन ने चारों कोट कर लिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस, फिक्स वालों को किस रेशो में बांटोगे, ए बी एक्स वाई में किस रेशो में बांटना है, अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कैपेसिटी अवेलेबल, नॉर्मल कैपेसिटी अवेलेबल, यानी कि 10 20 12 और 8 में, क्योंकि ये खर्च तो होंगे ही होंगे। अब आपने जो अरेंज कर लिया, जैसे स्कूल ने रूम का साइज सेट कर लिया, अब तो रेंट लगेगा, बिजली का बिल आएगा, चाहे वहां पे कम यूज में आए स्पेस या ज़्यादा आए, उस तरह से ही। तो ये बिजली का बिल तो सभी को उठाना होगा। जनरेटर के खर्चे वर्चे जो हैं, जो उसका इंटरेस्ट है, उसका रिपेयर है, उसका डेप्रिसिएशन है, तो आप बांटो 10 12 8 में। तो फिक्स ओवरहेड कितने रुपए के हैं, 2500। किस रेशो में बांट दूं, 10 20 12 8, यानी कि इसे 5 और 10 6 4 में बांट दो। बांटो 2500 डिवाइडेड बाय 2500, तो यह आ गया 500, ये 1000, ये 600, ये 400। अब बांटो कौन से, वेरिएबल ओवरहेड। जो वेरिएबल ओवरहेड है वो 6800 है, उसको बांटो। अब मैंने बताया कि भाई जो जैसे स्कूल का एग्जांपल दिया, तो नोट्स हैं, बुक्स हैं, ड्रेस हैं,
मेड का खर्चा, वो तो कम स्टूडेंट होंगे तो कम आएगा खर्चा। तो उस तरह से आपको क्या है 6800 को किस रेशो में बांटना है, ABCD में। ये बांटना है वेरिएबल 8, 13, 7 और 6 की रेशो में। तो आपको एक्चुअल कैपेसिटी इन रेशो ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी यूज्ड, जिन्होंने जितनी जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, यानी रेशो 8, 13, 7, 6, तो ये कितना आ गया 34, 200, यानी कि ये आ गया 1600, ये आ गया 2600, ये 1400 और ये 1200। इस तरह से अपने टोटल ओवरहेड कितने कितने रुपए के आ गए। तो ये आ गया 2100, ये आ गया 3600, ये आ गया 2000 और ये 1600। अपना एक स्टेप हो चुका है, अपोर्शन या एलोकेशन हो चुका है। अब मुझे सर्विस वालों को खत्म करना है, तो मुझे क्या करना है, रीअपोर्शन, इनको खत्म करना है। तो इसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर सही रहेगा। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने दो, क्योंकि एक दूसरे को सर्विस दे रहा है पर दूसरा पहले को नहीं। तो पहले ज्यादा सर्विस दी है एक्स ने, एक्स के जो ओवरहेड है कितने रुपए के हैं 2000, किस रेशो में बांट दो, वो कह रहा है 13, 6 और 1 की रेशो में, 1300, 600 और 1, ये इधर 2000 खत्म और इधर 100 बांट दिए अपने। तो ये बट गए, ये टोटल आ गया 3400, ये आ गया 4200, ये डैश, ये 17। अब अपने वाइज ओवरहेड, वाई के ओवरहेड कितने हैं 1700, उसे किस रेशो में बांट दें 31:3 में। तो ये 1550 और ये आ जाएगा 150, तो ये 17 खत्म। तो खत्म हो गया। टोटल ओवरहेड जो चार्ज हुए वो हो गए 4950 और 4350। तो ये टोटल आप देख लो 4950 और 4350, 9300 आखिर घूम फिर के किस पे चार्ज हुआ, प्रोडक्शन वालों पे। अब इसको नंबर ऑफ लेबर आवर से डिवाइड कर दो, लेबर आवर, तो कितने कितने आर काम हुआ है ये कह रहा है। आउटपुट यूनिट दे देता तो ओवरहेड पर यूनिट आ जाते, यहां पे आर दे रहा है तो कितने 2175 आर। तो ओवरहेड पर आर कितने कितने आ गए, ओवरहेड पर आर देखो तो ये आ गया 3 पर आर और ये आ गया 2 पर आर। इस तरह से दैट्स कॉल्ड, इसे बोलते हैं इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन। तो ये पर यूनिट या पर आर आ जाता है डिवाइड करके, तो कॉस्ट पर आर या पर यूनिट निकल जाती है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा सोल्व हो गया। तो ऐसे ही इसको हटा रहा हूं। तो अपन ने फिक्स वालों को नॉर्मल कैपेसिटी जो अवेलेबल थी उसके अंदर और वेरिएबल को एक्चुअल कैपेसिटी यूज के अंदर बांटा। देन आफ्टर रीअपोर्शन किया तो डिसेंडिंग ऑर्डर लग पाया, क्योंकि अपने पास ऐसा हिंट था। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट स्टेप करके दे दिया उसने, अब पोर्शन एलोकेशन करके दे दिया, टोटल करके दे दिया। जैसे टोटल आ गया था, इसमें रीअपोर्शन करना है बस आपने। इसने 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताए, कौन से, एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स और वाई कौन से डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन। और सर्विस वाले जो डिपार्टमेंट बताए वो बताए इसने 3, ये एक्स वाई प्रोडक्शन और ये टाइम कीपिंग बताया, दूसरा स्टोर का बताया, तीसरा रिपेयर और मेंटेनेंस का बताया। ये टोटल ओवरहेड करके दे दिए इसने, यानी अपोर्शन एलोकेशन करके दे दिया। ये 15,000 रुपए, ये 11,000 रुपए और ये 8,000 रुपए, ये 10,000 रुपए और ये 6,000। ओके, अब देखो ये कह रहा है एम्प्लॉय किस में है, टाइम कीपिंग वाले खुद में और बाकी चारों में। यानी टाइम कीपिंग ने खुद को छोड़ो, खुद को खर्चे थोड़ी शेयर करेगा, बाकी चारों को सर्विस दी है। स्टोर एक्विजिशन किस किस ने माल मांगा स्टोर कीपर से, ये स्टोर डिपार्टमेंट है ना, 3 ने माल मांगा, एक्स वाई और मेंटेनेंस ने। और मशीनें चली कहां, सिर्फ एक्स और वाई में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की थ्योरी लगेगी, पहले आप टाइम कीपिंग के खर्चे बांट दो, 8,000
किस रेशो में? नंबर ऑफ वर्कर की रेशो में। 800, 600, 400, 200 की रेशो में। तो ये 20 से डिवाइड कर दो। 8000 डिवाइडेड बाय 20, 400 इंटू 8, 3200, 2400, 1600 और 800। इधर 8000 खत्म, ये हो गया 18200 और ये बांटेंगे आप 13400, तो 400 इंटू 8, 400, 16, 4, 8, ठीक है। ये डैश, ये 11600, ये 68। अब देखो स्टोर ने 3 लोगों को दिए, रिपेयर वाले ने तो मशीनें ही 2 में, तो किसके खर्च बांटोगे? स्टोर वाले के। 11600 किस रेशो में? रेक्विजिशन मांगी 480 टाइम, उसने 400 टाइम, लास्ट वाले रिपेयर वाले ने 120 टाइम। तो इसे क्या है, 40 से कैंसिल कर लो। तो 40 से कैंसिल करोगे तो ये 10 और ये 3, ये आ जाएगा 12, 10, 25। 11600 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 12, ये आ जाएगा 5568 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 आ जाएगा 4640। ये 11600 खत्म और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, ये आ जाएगा 1392। अब आप फिर कर लेना इधर टोटल, ये डैश ये डैश, टोटल आ जाएगा 8192। तो अब आप रिपेयर मेंटेनेंस के जो ओवरहेड हैं 8192 वो किस में बांट दो? फर्स्ट 2 में, 30-20 में, क्योंकि मशीनें ही वहां लगी हैं। तो आप डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 4915 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 3277 कर देंगे। तो ये खत्म हो गया। तो इस तरह से टोटल ओवरहेड आ जाएंगे, सबका डिवाइड करके आंसर आप निकाल देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा 23768 और ये 4915 करेंगे 28683 और इसका भी टोटल करेंगे 21317 आ जाएगा। यानी ओवरहेड एलोकेट हो गए, अपोर्शन हो गए, ये करके दे दिया। ये स्टेप उसने गिवन था पेपर में, आफ्टर एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, सारा काम कर दिया उसने, ये करके दे दिया टोटल। बस रीअपोर्शन का काम डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा हुआ। ओके, अब मैं जो बात कर रहा था डिसेंडिंग ऑर्डर की, चलो हो गई। और लास्ट क्वेश्चन थर्ड में तो एक दूसरे को दी थी नहीं सर्विस, सिर्फ अपन ने क्या किया था, सर्विस वालों को प्रोडक्शन पे लगाया था। लास्ट क्या था, रेसिप्रोकल, यानी साइमल्टेनियसली वो एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। तो एक तो रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन था, इजी। दूसरा इक्वेशन मैं बताने जा रहा हूं। तो आप एक क्वेश्चन देखो 5, कह रहा है ए बी सी के खर्च कितने कितने हैं, देखते हैं। हमें कह रहा है ए बी सी के एक्सपेंडिचर कितने कितने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर कह रहा है सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी और सर्विस वाले डिपार्टमेंट है आर और एन। ये हमारे सर्विस वाले डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। चलो, ये कॉस्ट क्या दे रखी है, टोटल ओवरहेड जो हमें गिवन है वो हमें कितने रुपए के गिवन है वो मैं देख लेता हूं। कितने रुपए के ओवरहेड गिवन है, हमें कह रहा है ए में 1800 के, बी में 1700, सी में 1500 और ये 234 और ये 300। अब प्रॉब्लम क्या है, आर ने कितनी कितनी सर्विस दी है, कह रहा है देखो आर ने सर्विस दी है किसको, ए बी सी आर एन। आर ने सर्विस दी है को 20%, बी को 40%, सी को 30% और एन को 10%। प्रॉब्लम यही होगी कि एन ने कितनी कितनी सर्विस दी है। एन ने सर्विस दी है ए को 40%,
बी को 20%, इसको 20 और इसको भी 20। देखो एक दूसरे को आर एन को और एन आर को सर्विस दे रहा है, तो इसको कैसे बांटें? एक तो मैंने बताया था रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन से आप कर सकते हो, बार बार बांटते चलो। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल सिंपल है, बस इनको बांटते जाओ जब तक पैसों में ना आ जाए। आर और एन पैसों में आने तक बांटते रहो। जैसे अगर इसको लगाऊं तो पहले मैंने एन के एक्सपेंसेस बांटे, एन के कितने हैं 300। किस रेशो में बांट दूं एन के, क्योंकि राउंड फिगर में तो उठा लिया मैंने एन। 40 20 20 20 4 2 2 2, तो बांटो 300 को। 10 से डिवाइड 30 इंटू 4 कितना आ जाएगा 120 60 60 60 300। ये खत्म हो गया। ये आ जाएगा 1920, टोटल कर लो 1760 1560 294 और ये 0 हो गया। अब आप आर के एक्सपेंसेस बांटोगे 294 किस रेशो में, आर के सामने 2431 2431 बांटो। 294 को डिवाइड करो किससे 10 से, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा 59, यह आ जाएगा 118, यह आ जाएगा 88 और यह आ जाएगा करेंगे तो 29। टोटल कर लो, टोटल करोगे 1979, ये 1878, ये आ जाएगा 1648 डैश और 29। फिर एन के एक्सपेंसेस बांटो 29 किस रेशो में, यही रेशो 4 2 2 2 2, तो बांटो। जब पैसों में आए तो छोड़ देना, यहां 11 6 6 6, ये 29 खत्म। अब ये आ गया 1990, ये 1884 और ये 1654, ये 6 और ये डैश। अब आप आर के एक्सपेंस बांटो 6, किस रेशो में बांटते हो आप आर के तो 2431। अब इसको क्या बांटूं 6 रुपए को, इसमें लाने की क्या जरूरत है, 60 पैसे 60 पैसे आएंगे अगर लाऊंगा तो 1/10, फिर 60 पैसे को नहीं छोड़ो, इसको राउंड फिगर करके जैसे ठीक लगता है 6 रुपए बांटो, खेल खत्म। ये खत्म हो गए। टोटल ओवरहेड डिवाइड होके कितने कितने आ गए, ये 192 और 1886 और 1656। इस तरह से सबसे इजीएस्ट मेथड है ये वाला, इसमें तो कुछ किया ही नहीं मैंने। 3rd 4th स्टेप के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व, पैसों में आए तो छोड़ दो, हमने सर्विस वाले खत्म कर दिए। जब आर एन को एन आर को सर्विस दे रहा है तो ये मेथड जो है रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजीली क्वेश्चन कर देगा। आप इसका सॉल्यूशन पेज नंबर 7 पे मिडिल में दे रखा है। 3 मेथड से ये क्वेश्चन किया गया है। 3rd हमने ट्रायल एंड एरर करना नहीं, या तो रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन से कर लो या फिर मैं इक्वेशन बता रहा हूं उससे। तो आप, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी करके देख रहा हूं, देखना। देखो ये टेबल बनी पड़ी है, आंसर वही आना चाहिए, मेथड बदल के देख रहे हैं हम। चलो देखते हैं क्या ये कोस्ट है। तो अपने देखो लेट आर्स टोटल एक्सपेंसेस, उनको एक्स दे दिया नाम, आर की जो टोटल कॉस्ट है उसको नाम क्या दे दिया एक्स, और लेट एन्स टोटल ओवरहेड कॉस्ट को, ओवरहेड एक्सपेंसेस को नाम दे दिया वाई। तो आपको मैंने कहा कि आर के टोटल खर्च एक्स हैं और एन के टोटल खर्चों को नाम क्या दे दिया वाई दे दिया। तो आप आर टोटल एक्सपेंसेस कितने बनेंगे, टोटल एक्सपेंसेस आर के टोटल एक्सपेंसेस को इक्वल करो 234 और एन्स टोटल एक्सपेंसेस कितने बनेंगे 300। नहीं, ये 234 और 300 नहीं, प्लस देखो आर के टोटल खर्चे 234 नहीं, प्लस एन ने कितनी सर्विस दी आर को, एन से आर ने सर्विस ली है 20%। तो आप इधर से कह दो कि एन के खर्चों का कितना 20% ऑफ एन्स एक्सपेंसेस, एन्स टोटल एक्सपेंसेस। और ये देखो एन के टोटल एक्सपेंसेस 300 है, नहीं, ये देखो आर से कितनी सर्विस ली एन ने 10%, तो 10% ऑफ आर्स टोटल एक्सपेंसेस।
समझ आया? ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि लेट आर के टोटल खर्च x हैं और n के टोटल खर्च y। वैसे r के टोटल एक्सपेंस क्या है 234 प्लस n से कितनी सर्विस ली है, n से सर्विस ली है 20% और n के टोटल एक्सपेंसेस 300 नहीं, इसने r से कितनी सर्विस ली है 10%। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं, देखो r के टोटल एक्सपेंसेस को x नाम दे रहा हूं, देखो इसको नाम दे रहा हूं मैं x, ओके। और 234 प्लस ये देखो n y हो गया, n के टोटल खर्च 300, ये देखो इसका मतलब n है, n के टोटल एक्सपेंसेस को मैंने y नाम दिया है, तो कितना आ जाएगा ये 0.20 y आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 0.10x, देखो यहां से आ जाएगा ना, ये r के टोटल एक्सपेंसेस को नाम क्या दिया मैंने x और इसको नाम दिया y, तो ये क्या आ जाएगा 0.10x और इसमें क्या आ जाएगा 0.10y। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इनको आपको सोल्व करना है, सोल्व करके देखना है तो दिखा देता हूं। x माइनस 0.2y 234, ये क्या है, ये माइनस का 0.10 हो जाएगा, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 10 से करूंगा तो ये आ जाएगा अपना 10y इज इक्वल टू 3000 और प्लस x, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब मैं इस इक्वेशन 3 को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो इधर आके ये माइनस का x प्लस का 10y इज इक्वल टू 3000। आप इसे सोल्व करो बाय एडिंग बोथ द इक्वेशन। ये तो इक्वेशन नंबर 1 यूज की, ये मैंने 3 वाली यूज की। तो देखो अब इससे क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 10y प्लस का ये x हो गया माइनस का 3000, तो ये तो कैंसिल, तो ये आ गया 9.80y 9.80y और ये आ गया 3234, यानी y की वैल्यू प्लस हो गया ना, आप देख लो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3234 डिवाइडेड बाय 9.8, 3234 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये 330 आ गया। आप कहीं भी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, यहां पुट कर दो, ये x इज इक्वल टू 234 प्लस 0.20y है ना, y की जगह आप क्या पुट कर दो, y की जगह 330 पुट कर दो ना, y की वैल्यू सोल्व हो गई है। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा 330 इंटू 0.2 प्लस 234 300 आ गया। तो आप समझ गए x क्या है, आर्स टोटल कॉस्ट 300 और ये y क्या है, y एन्स टोटल कॉस्ट, n की टोटल कॉस्ट को नाम दे दिया है 330। बांटो, देखो ये इक्वेशन से टोटल आ गई, एक ये तो एक दूसरे के एडजस्ट हो गए, भी अपनी अपनी है। अब दूसरे की कॉस्ट इस पे लगी, इसके ऊपर दूसरे की लगी, तो वो सोचूं तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो ये तो अपना अपना शेयर, तो मैंने वो टोटल निकाल ली। अब आप किसी को मर्जी बांट लो, आर के टोटल कॉस्ट को बांट रहा हूं, कितने रुपए आ गई आर की टोटल कॉस्ट यानी x 300, किस रेशो में बांट रहा हूं, आर के सामने देखो 20 40 30 और 10 की रेशो में, तो 300 को आप डिवाइड कर दो 10 से, 30 इंटू 2 60 120 90, आर के टोटल माइनस हो गए 300 और इधर कितना चला गया, इधर चला गया 30। तो अब आप टोटल करो, ये 1860, ये 1820, ये 1590 और ये हमारा माइनस का आ गया 66, ये 330। अब देखो n y है जो, ये क्या कह रहा है एन्स टोटल कॉस्ट, n की जो टोटल कॉस्ट है वो 330 रुपए आ गई। किस रेशो में बांटूं 330 को, 330 को बांटने का रेशो वो देखो 4222 की रेशो में बांट दो, तो 330 अपॉन में 10, 330 अपॉन में 10, तो ये तो 33 इंटू 4 आ जाएगा 132 प्लस 66 330 माइनस, ये देखो ये तो अपने आप कैंसिल हो गए, एक दूसरे पे चार्ज हुए थे। 1992 आ गया टोटल ओवरहेड कॉस्ट,
और ये आ गया 1888 और ये आ गया 1646। ये वही आ गया अपना जो रेपिटेड डिस्ट्रीब्यूशन करके आया था, पर आपको उतना ही टाइम इक्वेशन सोल्व करने में लग गया, यानी कुछ शॉर्टकट नहीं है, ये अच्छा मेथड है। बस ये है, ये तो अपनी अपनी कॉस्ट है, पर एक दूसरे की कॉस्ट भी तो लगी है। तो लेट टोटल कॉस्ट दूसरे वाली भी जोड़ के x r की n की टोटल कॉस्ट y, तो जो r की टोटल कॉस्ट वो 234 नहीं प्लस n के कितने 20%, देख लो n ने कितनी सर्विस दी r को 20, और n के टोटल कॉस्ट जिसे y नाम दिया है वो 300 नहीं प्लस r से कितनी सर्विस दी n ने 10%। तो मैंने r की टोटल कॉस्ट को x 234 लिखा प्लस y का 20%, और n की टोटल कॉस्ट को मैंने क्या लिखा y 300 और x का अपना कितने परसेंट 10%। तो फिर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन सोल्व करने के लिए, तो x और y आया 300 330 बांटा और खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरह से दो मेथड से मैंने ये क्वेश्चन बताया, दोनों से आप करके देख सकते हैं। इसी का कॉपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नोट्स देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बस आपको टोटल लगाना है कॉस्ट का, बांट के दे रखा है, अपोर्शन एलोकेशन कर रखा है। देखो ए बी सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डी और ई क्या है 2 सर्विस। नीचे तो वर्किंग आवर है, वो टोटल एक्सपेंस नहीं दे रखे। नीचे जो 1000 ए के, बी के 25, सी के 1800 दे रखा है, दैट इज वर्किंग आवर ऑफ लेबर। वो टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल आपको लगाना है। ए के टोटल कॉस्ट लगाओ, टोटल लगाना है, डिवाइड करके दे रखा है 250 बिजली का, 80 फायर इंश्योरेंस, 1000 प्लांट का डेप्रिसिएशन, ट्रांसपोर्ट का 50, टोटल लगा लो। ये टोटल आ जाएगा 250 प्लस 80 प्लस 1050, तो ये आ जाएगा 1380। ऐसे बी का लगा लो, सी का, फिर डी का, ई का, फिर ये इस स्टेप पे आ जाओगे, इस वाले पे आगे टोटल लगाना है बस। उसके बाद आप रेपिटेड से करो, एक दूसरे को सर्विस दे रहे, या इक्वेशन बना के करो, सोल्व हो जाएगा आपका हर हाल में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप होमवर्क में कर लेंगे। बेस दे रखे हैं, जैसे रेंट है कॉमन 1000, किस रेशो में बांट दें सभी डिपार्टमेंट में, एरिया ऑक्यूपाइड में। फिर नेक्स्ट एक्सपेंसेस है रिपेयर, अगर ये मशीन की है तो मशीन की वैल्यू की रेशो में, साइलेंट है तो मशीन की वैल्यू में बांटना अच्छा है। डेप्रिसिएशन किसका है नहीं बोला, बिल्डिंग का तो रेंट हो गया होगा तो डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता, मशीन का होगा, तो आप इसे किस रेशो में बांट दो, मशीन की वैल्यू में। लाइट के पॉइंट दे रखे हैं तो लाइट का खर्च उसमें बांटो, लाइट के पॉइंट नहीं दे रखे तो किस में बांट दो, एरिया ऑक्यूपाइड में। वो भी ना होता तो नंबर ऑफ वर्कर में बांट देते, सुपरवाइजर नंबर ऑफ वर्कर में, इंश्योरेंस मशीनों का मशीन की वैल्यू में, एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस डायरेक्ट वेजेस टोटल वेजेस दे रखी है उसमें, पावर बिल हॉर्स पावर मशीनों की नहीं दे रखी तो मशीनों की वैल्यू की रेशो में बांट दिया जाए। तो मोस्ट इक्विटेबल मेथड से बांटने को कह रहा है, इजीली बांट देंगे। ओके, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है 11, देखना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री देयर आर 2 शॉप्स। शॉप्स का मतलब वर्कशॉप से है कॉस्ट काउंट में। ओके, कहता है टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड फॉर द ईयर 12,000 है। टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड कितने रुपए के, 12,000 होंगे। ये मुझे कह रहा है टोटल फॉर द ईयर 12,000 होंगे। ओके, और वर्किंग आवर डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर जो काम होगा फैक्ट्री में वो एक्सपेक्टेड है 24,000 आवर होगा। कहता है 10 आदमी 48 आवर पर वीक 50 वीक में काम करेंगे तो ये 24। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर नंबर। वर्क ऑर्डर या जॉब ऑर्डर, कोई ऑर्डर आया किसी का माल बनाने का जिसका नंबर 50 है, उसकी प्राइम कॉस्ट कितनी लगेगी, उस पे मटेरियल तो लगेगा, कह रहा है 100 का गिवन है। जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लगेगी वो हमें कह रहा है कि शॉप वर्कशॉप, इसका मतलब वर्कशॉप से होता है, वर्कशॉप होती है फैक्ट्री में, वर्कशॉप 1 और वर्कशॉप 2। वर्कशॉप 1 में
8 घंटे 60 पैसा पर आवर के हिसाब से 4 पे 80 पैसे लगेंगे वर्कर के। इसमें क्या है 5 आवर लगेंगे 75 पैसा पर आवर के हिसाब से 3 रुपये 75 पैसे। तो ये टोटल जो लगेगा हमारा 4.8 ऐड करके 8.55 लगेगा। इसके बाद क्या कहता है, वर्क ओवरहेड को बांटना है लेबर आवर। तो वर्क, ये प्राइम कॉस्ट आ गई, इसको अपन नाम देना चाहे प्राइम या डायरेक्ट कॉस्ट दिया करते थे यूनिट आउटपुट में, ये आ गई। अब मुझे वर्क ओवरहेड कह दो, फैक्ट्री ओवरहेड कह दो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह दो, एक ही चीज के नाम है। ये किस बेस पे बांटना है, लेबर आवर रेट पे। ऐसा है साल में देखो ओवरहेड पर आवर कितने लगते हैं, 12,000 ओवरहेड साल में लगते हैं 24,000 घंटे लेबर के, यानी 50 पैसा पर आवर का एस्टिमेशन बेस है। तो आपके आर कितने हैं, 8 आवर और 5 आवर, टोटल 13 घंटे फैक्ट्री में काम हुआ है। यहाँ से मैं रेट ले लूँ अगर, तो ये 50 पैसे पर आवर के हिसाब से 6.5 रुपये ओवरहेड बनता है। टोटल वर्क कॉस्ट जो आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो कितने रुपए बन जाती है यहाँ से। तो देख लो 108.55 प्लस 6.5, 108.55 प्लस 6.5, ये 115.05 बन जाती है। तो इस तरह से अपन ने टोटल ओवरहेड कॉस्ट इसकी बना ली। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसी क्वेश्चन नंबर 12 है, वो सुइटेबल बेस से डिवाइड करके देखने को कहता है। कहता है जी साल में मटेरियल लगता है सारे डिपार्टमेंट का, पूरे साल की एक्टिविटी का 36,000, लेबर लगती है 30। तो ये कह रहा है ये तो पूरी फैक्ट्री का है 3630, आर कितने 24, मशीन आर 20, ओवरहेड डिपार्टमेंट के 25। लेकिन कहते हैं एक ऑर्डर आया, ऑन वन ऑर्डर, एक ऑर्डर आया है तो उसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल कितने का लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल उस काम पे लग रहा है 2000 का, डायरेक्ट वेजेस उस काम पे कितनी लग रही है, वो लग रही है 1650, यानी प्राइम कॉस्ट तो उसकी आ रही है 3650, और उस काम पे लेबर आर 1650 और मशीन आर 1200। अलग अलग मेथड से सोचो। तो मैं अगर सोचूं ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो कितना आएगा, साल भर की डायरेक्ट वेजेस जो थी ऊपर है 30, जब ओवरहेड कितने थे 25, ओवरहेड 25 थे उस वक्त, साल की टोटल वेजेस कितनी थी 30, इस काम के हिस्से वेजेस कितनी है 1650। इस मेथड से करूं तो ओवरहेड कितने आ जाएंगे कि साल के ओवरहेड थे 25, जब वेजेस कितनी थी साल की 30, इंटू 1650 वेजेस हो तो 1375 आ जाएगा। तो इससे आंसर ये आ जाएगा। या फिर किस बेस पे बांटूं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर के बेस पे 25,000 थे तो लेबर के आर कितने लगे, ऊपर दे रखा है, लेबर के आर 24,000 लगे, और अब कितने आर लगे हैं, लेबर के 1650 आर भी, ये रुपये भी 1650 थे बाई चांस आर भी। तो ये करो 25,000 पौंड में 24,000 इंटू में 1650, तो ये आ गया 1719 रुपये, ये बांट दिया। या और ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर के बेस पे बांटो। अलग अलग तरीके से सोच के देख रहा है। 25,000 साल के लगते हैं, जब साल में मशीन कितनी चलती है 20,000 घंटे, इस काम के लिए मशीन कितनी चली, वो 1200 आर दे रखा है। तो उस हिसाब से सोचूं तो 25 अपॉन में 24 इंटू में 1200 कितना आ जाएगा, एक मिनट, 25 अपॉन में 20 इंटू में 1200, तो ये आ जाएगा 1500। एक और सोच सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, और कर दो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, टोटल प्राइम कॉस्ट के बेस पे भी बांटा जा सकता है। तो पहले ओवरहेड थे 25,000, जब प्राइम कॉस्ट कितनी लगी थी अपनी 36 एक मटेरियल और 20-30 की लेबर, अब प्राइम कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी 3650 रुपए। तो कहने का मतलब ये भी एक बेस चलता है, मार्केट में लोग ये भी लगाते हैं 25 अपॉन 66 इंटू
3650, ये आ जाएगा 1383 इस तरह। तो ये अलग अलग मेथड है, कोई भी लगा लो, सीक्वेंस में ऐसे चारों याद रखने जरूरी नहीं। सबसे ज्यादा ये चलता है लेबर के बेस पे, रूपी, लेबर के रूपी के बेस पे। फिर चलो लेबर आर पता थे वो भी लगाया, मशीन के आर पता थे वो भी, और ये कम चलता है प्राइम कॉस्ट के बेस पे भी इसको बांट के देखा, तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरह से। तो ये 12th क्वेश्चन था, 14 हो जाएगा आपका, इसी तरह का क्वेश्चन है। और इसमें एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग 4 लाइन ABCD, और अगर वो कहता है ए बनाए ओनली 1 यूनिट, तो 5000 यूनिट क्या बना सकती है ए, या क्या बना सकती है 10,000 यूनिट बनाए तो क्या बना सकती है बी बना सकती है, या 15,000 यूनिट बनाए तो क्या बना सकती है सी, या 30,000 यूनिट माल बनाए तो क्या बना सकती है डी। यानी अगर सिर्फ एक यूनिट बनाना है ना फैक्ट्री में, एक ही तरह का सामान, तो आप क्या बना सकते हैं? अकेला ए बनाना है तो 5,000 यूनिट बनेगा, अकेला जो फैसिलिटी अवेलेबल है उससे बी बना लो 10,000 बन जाएगा, सी थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, डी और भी ज़्यादा। तो साफ पता लगता है सबसे महंगा, जिसमें ज़्यादा काम यूज़ होता है, फैसिलिटी ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो ए है। थोड़ा कम अच्छा है बी, थोड़ा कम अच्छा सी, डी सबसे हल्के वाला माल है, ज़्यादा बन सकता है। तो कह रहा है हमने एक्चुअल में बनाया कितना, जो हमारी एक्चुअल आउटपुट है वो एक नहीं बनाया ना, ए बी सी डी, हमने जो यूनिट माल बनाया वो इस तरह है। ए बनाया 675 यूनिट, बी बनाया हमने 1800 यूनिट, सी बनाया है हमने यहाँ 4050 यूनिट्स, और डी बनाया हमने 9450 यूनिट्स। हमने इतने यूनिट सामान बनाया है। ओवरहेड 81 है, इसको कहता है क्वांटिटी प्रोड्यूस में बांटो। टोटल ओवरहेड जो दे रखे हैं वो 81,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड होंगे ना ये, फैक्ट्री ओवरहेड को क्वांटिटी में बांटो। इस रेशो में बांट देता मैं अगर ये सारे एक जैसे होते। एक जैसे कहाँ हैं? ये सबसे बढ़िया और ये सबसे घटिया। तो ऐसा है जैसे आप यूनिट आउटपुट में क्वेश्चंस करते थे, इक्विवेलेंट में बदलो तब तक क्वेश्चन नहीं होगा, बेस इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो। तो सबसे हल्का क्या है? ए डी, ए से लिंक करो। 5,000 यूनिट ए बना लो या 30,000 यूनिट डी बना लो, एक ही बात है। यानी 1A = 6D हो गया। एक रिलेशन ये है, देख लो 5,000 यूनिट ए बना लो या 30,000 डी, तो 1A = 6D। फिर करो 10,000 यूनिट्स बी बना लो या 30,000 यूनिट्स क्या बना लो? डी बना लो। तो आप देखो इसे 1B = क्या गया? 3D। नेक्स्ट 15,000 यूनिट सी बना लो, या अकेला बनाना है तो 30,000 क्या बना लो? डी। यानी मेरा कहने का मतलब 1C डिवाइड हो जाएगा ना 2D के बराबर है। सबसे घटिया माल क्या है? डी। तो आप इन सबको डी में बदल दो। ए 675 या कितना आ जाएगा? ये करो 675 × 6, ये आ जाएगा 4050 डी आ जाएगा। यानी डी बना लो 4050 या 675 यूनिट बना लो, एक ही बात है। तो नेक्स्ट देखो ये बी, एक बी बना लो या 3D बना लो, एक ही बात है। तो 5400 डी के बराबर। इसको देखो सी एक बना लो या डी 2 बना लो, एक ही बात है ना। या तो 4050 सी बना लो या 8100 डी बना लो, एक ही बात है। और ये तो डी है ही है, सबसे घटिया माल। तो आपको इस 81 को किस रेशो में बांट देना है? ए बी सी डी की रेशो में आपको बांटना है, इस रेशो में 4050, 5400, 8100 और 9450 में। टोटल करो इसका 4050, 54, 8100, 9450, 27,000 आ गया। तो 81 को 27,000 से डिवाइड करो,
3 आ गया। तो ये रूपी टोटल ओवरहेड कैसे बढ़ जाएंगे, टोटल ओवरहेड 81 बढ़ जाएंगे, 4050 इंटू 3 आ गया 12150, रेशो में बांट दिया, फिर 54 इंटू 3 ये 16200 आ जाएगा, और वो करोगे तो ये आ जाएगा 24300, 9450 करोगे इंटू 3 तो ये आ जाएगा 28350। क्वेश्चन अपना हो गया, समझो। तो ये आ गया 12150, 16200, 24300, 28350। इस तरह से ओवरहेड हमारे क्या हैं, डिवाइड हो गए। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो ये कंप्लीट हुआ। ओके, तो इस तरह इस नोट्स में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 13 ये आप स्किप करो, ये मैं नेक्स्ट क्लास इसका क्लास 2 के अंदर कवर करूंगा। तो आप इसमें 6, 8, 11 छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन ट्राई करो। आपके ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आप एक दूसरे को सर्विस साइमल्टेनियसली एक दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में ये रिमेनिंग क्वेश्चन और मशीन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।